ठीक है, क्लियर है आवाज सबको? स्क्रीन नजर आ रही है? तुषार, प्रियांशु? यस सर। यस सर। हाँ ठीक। तो अब देखें आगे। बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से पता कर लिया था हम लोगों ने कि स्ट्रेट स्ट्रेट बनेगा तो क्या होगा। लेकिन अगर एक ग्राफ कर्व है, मतलब एक्स टी ग्राफ अगर कर्व बना है जैसे कि ये है ना, तो इसका मतलब क्या है? इससे क्या पता चल रहा है? क्या क्या बताया जा सकता है? सर इसकी टाइम के साथ स्पीड बढ़ती जा रही है। इसमें टाइम के साथ स्पीड बढ़ रही है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी। हम्म यस सर। इंक्रीज हो रही है। ये कैसे बताया जा सकता है यस कि इंक्रीज ही हो रही है? सर, इसमें जहाँ कर्व है वहां पर स्लोप अलग अलग आएंगे। हाँ ठीक है। स्लोप अलग आने से वेलोसिटी चेंज होना समझ में आता है, क्योंकि स्लोप वेलोसिटी बताता है। लेकिन इंक्रीज होना एग्जैक्टली कैसे पता कि इंक्रीज ही हो रही है वेलोसिटी यहाँ पे? सर इसकी वैल्यू हम्म वैल्यू सर कैसे वैल्यू होती एक्स है? बढ़ती एम। है। हाँ क्या कह रहे हो? सर स्लोप ऊपर को बढ़ रहा है ना। स्लोप ऊपर को बढ़ रहा है, ये पता कैसे चला? देखो, कहीं नीचे का पॉइंट ले लो, वहां टेंजेंट ड्रॉ कर लो। क्योंकि कोई भी कर्व अपना स्लोप क्लियर नहीं बताता जब तक तुम उसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं करते। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस कर्व का उस पॉइंट पे स्लोप पता चल जाएगा। समझ रहे हो? जो इस लाइन का, इस यस सर। टेंजेंट का स्लोप होगा वही सेम कर्व का भी स्लोप होगा। ठीक है, तो बस यही चीज है कि यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की और एक बार हम ये पॉइंट ले लेते हैं, तो ये टाइम में थोड़ा आगे का पॉइंट हुआ ना, क्योंकि अगर ऐसे है कर्व यस ग्राफ, सर। तो ये पॉइंट टाइम में पहले आ गया होगा और ये पॉइंट टाइम में बाद में आया होगा। तो इसके हिसाब से ये बाद की सिचुएशन है। तो बाद में स्लोप ऐसा है कुछ, तो स्लोप पहले वाला ज्यादा है या बाद वाला ज्यादा है? सर पहले वाले ज्यादा। पहले वाला स्लोप ज्यादा है, ये वाला। यस पक, सर। पक्का? सर जो नीचे वाला ये ज्यादा। नहीं, ऊपर वाला ज्यादा है। ऊपर वाला ज्यादा सर, क्योंकि वो वर्टिकल है थोड़ा। हाँ, जमीन से ज्यादा उठा हुआ कौन है? अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस देखें तो उससे ज्यादा उठा हुआ कौन दिख रहा है? सर देखो, ऊपर वाला। तो फिर किसका स्लोप ज्यादा हुआ? ऊपर वाले का ना, क्योंकि स्लोप का मतलब ढाल होता है हिंदी में, अगर वैसे देखें तो। समझ रहे हो? जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा होगा उसका स्लोप भी ज्यादा होगा, क्योंकि tan थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन रहता है 90 तक में। हम्म तो जिसका इंक्लिनेशन थीटा ज्यादा उसका स्लोप भी ज्यादा। सही है, इंक्लिनेशन का मतलब ढाल ज्यादा। ढाल ज्यादा तो उसी की हुई ना जो जमीन से ज्यादा ऊपर उठा है। जो कम ऊपर उठा है उसकी ढाल तो कम है। क्लियर हुआ? क्यों? तो सिंपल देखना, इस तरह से हो सकता है कि इसका स्लोप ज्यादा है और इसका स्लोप कम है। समझ में आई बात? तो बाद वाले का स्लोप अगर ज्यादा है तो बाद में वेलोसिटी भी ज्यादा हो गई ना। v2 v1 अगर कंपेयर करें तो v2 ग्रेटर है v1 से, है ना? तो बाद में ज्यादा का मतलब इंक्रीज हो रही है, सीधी सी बात। क्लियर हो गया? तब कह सकते हैं कि हाँ, इंक्रीज हो रही है। अगर ये कर्व ऐसा कुछ होता तो? डिक्रीज। पक्का है डिक्रीज हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पे स्लोप ज्यादा आएगा और यहाँ पे स्लोप कम आएगा। झुक गया देखो, है ना? थोड़ा ज्यादा झुक गया ये। सर। और ये बहुत ऊपर था, तो साफ पता चल रहा है कि उसमें डिक्रीज हो गई वेलोसिटी। ठीक है, मतलब स्लोप डिक्रीज हुआ, और एक्सटी का स्लोप वेलोसिटी बताता है, इसलिए वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। तो वेलोसिटी का डिक्रीज होना पता चल जाएगा उससे, है ना? यही सब बात है। तो कर्व को हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना? कैसे देख रहे हैं कर्व को? यस सर। और उसके अलावा कर्व के हिसाब से फिर मोशन के बारे में क्लियर डिटेल पता चल जाती है। वेलोसिटी पता चलने का मतलब क्या है? सीधा पता चल जाना कि कितनी तेज या धीरे चल रहा है ना? और तेज चल रहा है तो और तेज चल रहा है, उसके बाद या थोड़ा स्लो हुआ है, स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है, सब पता चलता है ना? किस तरफ जा रहा है वो पता चलता है, एक्सेलरेशन है या नहीं है वो पता चलता है। क्लियर? तो अगर यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, जो हमने ये वाला कर्व बनाया, तो इसमें एक्सेलरेशन का क्या है? सर इसमें एक्सलेशन डिक्रीज हो रहा है ऊपर वाले में। एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा जी सर। है या कुछ और?
तो जो नॉर्मल वाला ग्राफ है उसमें तो हमारा एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है और पॉजिटिव इम्पैक्ट में। इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है ये बताया जा सकता है, लेकिन ये नहीं बताया जा सकता है कि वो डिक्रीज हो रहा है। उसका चेंज नहीं दिखाया जा सकता है यहाँ पे, समझ रहे हो? यस सर। क्लियर है ना? यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव दिखाया जा सकता है क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो वेलोसिटी डिक्रीज के हिसाब से बाद वाली वेलोसिटी कम आएगी, तो हम जब चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो इसीलिए एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आएगा क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ही तो होता है, और क्या है। ठीक, ये सब क्लियर है ना? तो एक्सटी में यस सर। दूसरे उस टाइप के ग्राफ का क्या मतलब हो गया वो भी क्लियर है। ठीक है, बाकी हमने एवरेज के बारे में बता दिया था, दो पॉइंट्स के दो टाइम के बीच का अगर चाहिए एवरेज तो एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, वही एवरेज बता पाएगा। इन्हीं के बीच का एवरेज निकाला जा सकता है। क्लियर? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना भी बता दिया था। अब वीटी ग्राफ में अगर हम ऐसा करते हैं, इस तरह का बनाते हैं, तो इसमें ध्यान से देखो ये पूरा कर्व नहीं बना हुआ है, इसको लाइन से मिला के बनाया गया है कि एक ऐसे लाइन है, फिर लाइन है, फिर लाइन है, फिर लाइन है, फिर लाइन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 लाइनें हैं जिनको जोड़ जोड़ यस के सर। ये बना हुआ है। क्लियर है? बस वही यस चीज सर। है। और इसके बाद फिर ये एक लाइन है, फिर ये एक लाइन है, ऐसे करके। तो क्या पता चल रहा है इसमें? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यस सर। क्या पता इसमें चल रहा है? वेलोसिटी सर एक टाइम तक तो कांस्टेंट चली, देन उसके बाद एक्सेलरेट हुई, फिर एक कितने कितने टाइम कांस्टेंट में पर हो रहा चली। है ये? अगर यहाँ नीचे देखोगे तो 2 सेकंड तक सेम तो वेलोसिटी से चला, फिर यस 2 सर, से 4 तक फिर सेम वेलोसिटी से चला, फिर फिर 6 6 तक तक फिर सेम सेम वेलोसिटी चला, मतलब हर 2 2 सेकंड पे वेलोसिटी अचानक बदल रही है। बढ़ फिर रही है। फिर 8 तक फिर सेम वेलोसिटी चला और बढ़ रही है, ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हर बार जो स्लोप है लाइन का वो पहले से वो थोड़ा कर्व और होता जा ज्यादा, रहा है। हाँ नहीं वो और ज्यादा होता जा रहा है स्लोप, यस सर। इंक्लिनेशन बढ़ता जा रहा है तो स्लोप भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, पता चलेगा कि स्लोप बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि पूरा tan थीटा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर हम इंक्रीज डिक्रीज खाली देखना चाहते हैं। थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा भी बढ़ेगा, पक्की बात है, मतलब कि स्लोप बढ़ेगा। ठीक है, थीटा कम होगा, थीटा मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किसी भी लाइन का एंगल, सीधी बात, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या उसके पैरेलल किसी भी लाइन से उसका एंगल, मतलब उस लाइन का एंगल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोई बोलेगा ये लाइन तो वहां तक पहुंची नहीं है, तो या तो पहुंचा दो तब देख लो, या फिर यहीं पे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना लो तब देख लो, सेम बात है। लेकिन देखना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड से ही ये होगा, इधर से एंगल होगा, कभी भी इस तरफ से घूम के एंगल नहीं देखेंगे या इधर से एंगल नहीं देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे इसका भी एंगल देखना है तो ऐसे ही देखेंगे, ये है एंगल। ठीक है, यस सर। कुछ डाउट? तुषार नो कहाँ सर। चले गए थे? तो नेट खत्म हो गया था। नेट खत्म हो गया? अच्छा, रात में क्लास होने का यही एक नुकसान है ना? नॉर्मली नेट खत्म हो जाता है सुबह, दिन में तो स्कूल सर होता दिन होगा। में खुला, हाँ, स्कूल बंद दिन है। में खुला। स्कूल बंद है लेकिन कईयों का वो चलता है ना, ऑनलाइन चलता है इस समय, तो इसलिए वो चक्कर फंस जाता है कि प्रॉपरली दिन में नहीं कर सकते। दिन में तो मेरे लिए सही रहता। ठीक है, देखते हैं, समझ में आ रहा है ना? तो इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद यहाँ क्या हुआ? 10 सेकंड पे क्या हुआ? 10 सेकंड पर फ्री रेस्ट में। रेस्ट पे आ गया? नहीं टेन सर, एक सेकंड के बाद कांस्टेंट वेलोसिटी पर चलता रहा 25 पर ही। हम्म मतलब कि तब वेलोसिटी इंक्रीज करना बंद कर दिया इसने। और यहाँ पे भी तो कुछ गड़बड़ है जो हम लोग बोल रहे थे, 0 से 2 तक कांस्टेंट वेलोसिटी थी, जैसे इंक्रीजिंग हो रही थी। 0 से 2 तक भी इंक्रीज हो रही थी, 2 से 4 तक भी इंक्रीज हो यस रही थी, सर। पर इंक्रीज होने का यस सिस्टम सर। कुछ अलग नहीं है, सेम सर तरह से तो इसमें इंक्रीज नहीं हो रही एक्सेलरेट, थी। इसमें हाँ, हर 2 सेकंड पे जिस गति से वेलोसिटी बढ़ रही थी हम्म उसको और पुश कर दिया गया, मतलब डबल कर दिया गया एक तरीके से। हम्म उसको प्रेशर कर दिया
यहाँ पे एक्सेलरेशन ही चेंज हो रहा है, ठीक है, और सर वो भी एक्सीलरेशन बढ़ रहा। इंक्रीज हो रहा है एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन ही इंक्रीज हो जा रहा है। समझ में आई बात? क्योंकि यस सर। बात यह है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तुम उससे अगर ना देखो तो ऐसे सिंपली समझा जा सकता है, वेलोसिटी टाइम में स्लोप जो होता है वो क्या होता है? स्लोप एक्सेलरेशन बताता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ये बात पता है? उसका स्लोप देख के हम एक्सेलरेशन के बारे में यस सर। बता सकते हैं। वही v2 माइनस वी वन अपॉन x2 t2 माइनस t1। समझ रहे हो प्रियांशु? यस सर। है ना, y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 वाला कॉन्सेप्ट सिंपल है यस ना? सर। ठीक है, तो स्लोप एक्सेलरेशन बताता है उसमें। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें स्लोप बढ़ता जा रहा है। 2 सेकंड तक स्लोप सेम रहा, फिर स्लोप बढ़ गया, यानी कि यहाँ पे इतनी देर तक तो एक्सेलरेशन सेम था, कांस्टेंट था, फिर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो गया, a2 हो गया समथिंग, फिर इंक्रीज होके a3 हो गया, फिर इंक्रीज होके a4, और फिर इंक्रीज होके a5। समझे? अब मान लो यहाँ एक्सेलरेशन a6 है, तो ये एक्सेलरेशन होगा कितना? 0, सर 0। क्योंकि यहाँ वेलोसिटी नन। तो चेंज ही नहीं हो रही है ना? क्योंकि वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है। एक तो ऐसे देख यस सकते हो, सर। दूसरा ऐसे देख सकते हो कि ये वाली जो लाइन है, ये इससे टाइम एक्सिस से या पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? पैरेलल है तो 0 बनाएगी, और 0 बनाएगी तो tan 0 डिग्री क्या आएगा? 0, मतलब स्लोप 0, मतलब वेलोसिटी 0। सॉरी, वेलोसिटी कह रहे हैं, एक्सेलरेशन 0, क्योंकि यहाँ स्लोप का मतलब एक्सेलरेशन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ठीक है, तो यस सर। एक्सेलरेशन 0 साफ पता चल रहा है ना? तो ये इसका नाम अगर हमने a6 दिया तो वो 0 हो गया। ठीक है, और ये सब इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन थे अलग अलग, लेकिन थे सारे के सारे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो है, ये इसमें आएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्योंकि यहाँ पे पहले वाले टाइम में जो है स्पीड ज्यादा है, और बाद वाले टाइम में स्पीड कम हो गई, मतलब वेलोसिटी कम हो गई है। ठीक है, तो डिक्रीज हुई है वेलोसिटी। वेलोसिटी का डिक्रीमेंट नेगेटिव यस सर। एक्सेलरेशन को शो करता है। अगर ये 7 है तो ये 7 नेगेटिव होगा, ये पक्की बात है। वैल्यू कितनी होगी वो निकालनी पड़ेगी, लेकिन नेगेटिव होगा इसकी गारंटी है। ठीक है, यस सर। क्लियर? क्लियर हो रहा है ना कि देख कैसे रहे ग्राफ को? ठीक है, अब चले और चीजें देखते हैं। ये अगर ऊपर ऊपर से समझ में आ गया हो, जैसा इसमें है उस ऑर्डर में देख लेते हैं। काफी कुछ है देखने के लिए। हम लोगों ने ये कर लिया था, ठीक है, इसकी भी बात हो गई है, यहाँ पे भी बात हो गई थी, इसकी भी। ठीक है, अब और इससे मोशन के बारे में क्या क्या पता चल सकता है वो भी देख सकते हैं, लेकिन ये बस ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। ये इंस्टेंटेनियस और वो समझाने के लिए खाली दिया एग्जाम्पल के तौर पे, और ज्यादा कुछ है नहीं। तुषार, आवाज साफ नहीं आ रही क्या? सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। अब नेट खत्म हो गया तो फिर नेटवर्क प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी। कोई दूसरे फोन में हो तो कर सकते हो, नहीं तो नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगी। चलो देखें आगे, ये क्वेश्चन करके देखते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस वगैरह भी बीच में थोड़े बहुत समझने तुम लोगों को जरूरी है। हमने ये बताया था कि एवरेज वेलोसिटी होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी कि डेल्टा x बाय डेल्टा t। लेकिन वही अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाले, मतलब बार नहीं लगाने का मतलब है कि वो उस इंस्टेंट की, उस वाले टाइम की वेलोसिटी है, एक सिर्फ एक टाइम की वेलोसिटी है, एवरेज नहीं है वो। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता था? dx बाई dt में। अनीता, आवाज आ रही है? क्लियर आ रहा है आप? ठीक, बढ़िया। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाती थी dx बाई dt, याद है ना? dx का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन, dt का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, तो लिमिट लगाते यस थे हम, सर। तब आ जाती थी ये dx बाई dt। ये वाली बातें प्रियांशु तुम्हें वैसे भी पहले से पता होंगी, क्योंकि पिछली बार जो चीजें हुई हैं वो हम यस सर। किसी एक मोटिव रख के कभी कुछ नहीं बता रहे होते हैं ना, कि यही का कुछ समझ में आए। कुछ भी अगर समझ में आए तो वो पूरक में काम आए, तो
अपने आप चीजें समझ में आना शुरू हो जाती हैं, तुम जानते ही हो, है ना। तो वही चीज है। यस सर। तो ये समझ में आ रहा है dx/dt। तो अब वेलोसिटी अगर वैल्यू में ना दे रखी हो कि 5 मीटर पर सेकेंड है, पर सेकेंड और इस डायरेक्शन में है, मान लो वेलोसिटी का एक फंक्शन दिया हो तो तब भी तो निकाल सकते हैं ना, दिक्कत क्या है। वेलोसिटी एक फंक्शन के तौर पे भी दी जा सकती है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है और एक फंक्शन के तौर पे चेंज हो रही है, क्योंकि कोई भी चीज जो चेंज होती है उसको हम एज अ फंक्शन दिखा सकते हैं, समझ रहे हो, फंक्शन के तौर पे यस सर। दिखा सकते हैं कोई भी चीज जो भी चेंज हो रही होती है। क्लियर है। तो बस यही चीज है कि देखना आप ध्यान से, फंक्शन या फॉर्मूला बनाया जाता है वो इसी तरह रहता है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन अगर हम लोग करें, अनीता अभी भी क्लियर आ रही है आवाज, ठीक है। जी सर। चलो सही, ठीक है, ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे, क्योंकि ये क्वेश्चन में वेलोसिटी में फंक्शन दिया हुआ है। देखना, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब हम जो बना रहे हैं ये ग्राफ नहीं है, ये एक्चुअली बोला जा रहा है कि एक्स एक्सिस पे एक बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, ऐसे समझ लो, ठीक है। इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए, पोजिशन का के लिए एक फंक्शन दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। समझ रहे हो तुम लोग, मतलब यस सर। टाइम के साथ जो पोजीशन का चेंज है वो कुछ इस फंक्शन से निकलेगा, यानी कि तुम अलग अलग वैल्यू रखो, टाइम को रखो 0, ठीक है। तो 0 टाइम पे पोजीशन क्या आ गई एक्स की ए, यानी कि कुछ ए पोजीशन पे बॉडी थी। समझ में आई बात, 0 टाइम। यस सर। सबको क्लियर है, अनीता, तुषार, यस। है ना। 0 टाइम पे ए पोजीशन पे थी, क्योंकि 0 रखोगे तो टी 0, तो ये पूरा टर्म 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी ए, है ना। तो इसीलिए हमने कहा 0 टाइम पे बॉडी थी ए पोजीशन पे। और नेक्स्ट अगर आगे बढ़े, टाइम को 1 सेकेंड रख दे, तब क्या होगा ए ए प्लस बी प्लस बी इंटू 1 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर का कोई मतलब नहीं, ए प्लस बी आ जाएगा, तो एक्स की पोजीशन क्या हो गई ए प्लस बी, ठीक है। तो मान लो ये है ए प्लस बी, तो अब बॉडी यहाँ पहुंच चुकी है 1 सेकेंड पे। तो 1 सेकेंड पे अगर बॉडी यहाँ है तो लोकेशन तो ये हो गई ना, फिर पॉइंट की कोऑर्डिनेट तो ये हो गया ना, ठीक है। यस सर। और इसके अलावा क्या बता सकते हैं कि 2 सेकेंड पे देखते हैं, 2 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा a प्लस, प्लस अगर टाइम 2 सेकेंड रखें तो b इंटू 2 4। स्क्वायर, यानी कि 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो 4b हो जाएगा, a प्लस 4b। समझ में आई बात। यस सर। तो अभी a प्लस बी पोजिशन बढ़ी थी, अब अचानक से a प्लस 4b बढ़ गई, तो चाहे ये b कुछ भी हो लेकिन इसका 4 गुना बढ़ने का मतलब है। अब अच्छा पहले तुम लोग ये सोचो, इतना है a और इतना है a प्लस बी, तो ये बीच का कितना बचा ए अनीता। प्लस बी माइनस ए। हम्म अनीता, यस। कितना बचा बीच का। सर ए प्लस बी माइनस ए। ये ये माइनस भी होगा क्योंकि वहां पे तो। नहीं, ये खुद ही a प्लस बी है पहले से, ये वाला पॉइंट, और ये यस। वाला पॉइंट a है, यानी कि इससे इसको माइनस करना पड़ेगा ना, तब यस। तो आएगा बीच का गैप, जी ठीक जी है। जी। तो वही चीज है, तो इसीलिए इन लोगों ने बोला a प्लस बी माइनस ए, तो a कैंसिल होकर कितना आया b, यानी कि ये जो बीच का गैप है ये b के बराबर था। तो अब बताओ, इतने ही 4 बार और गैप लेंगे तब तो आगे जाएंगे a प्लस यस। 4b करने के लिए। अभी हम a प्लस b पे हैं, इतना ही गैप लेंगे तो a प्लस 2b पे, फिर 3b पे, और फिर a प्लस 4b पे पहुंचेंगे। तो सोचो अगले ही 1 सेकेंड में ये बॉडी कहां पहुंच गई, a प्लस 4b पे पहुंच गई, यानी कि बहुत ज्यादा आगे चली गई। पहले पहले सेकंड तक बॉडी थोड़ा ही आगे गई, दूसरे सेकंड तक कुछ ज्यादा ही आगे चली गई। चलो 3 लेते हैं टाइम को, 3 सेकंड, 3 सेकंड लेते हैं। देखो जो अभी हम बता रहे हैं ना करना, ये सब इस क्वेश्चन में तुम लोगों को नहीं करना पड़ेगा, ये सब बस ग्राफ को देखने के लिए बता रहे हैं, हर बार यही नहीं करना है क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है, ये कुछ दिखाने के लिए यस बता रहे सर। हैं कि ग्राफ को देखते कैसे हैं, एक फंक्शन दिया है तो कैसे जज करते हैं कि हाँ ये फंक्शन का क्या मतलब है। क्लियर है ना, कि जो यस।
एक्स है, पोजीशन है, वो टाइम के स्क्वायर पे डिपेंड होने का क्या मतलब है ना। डायरेक्ट टाइम पे डिपेंड होने का तो मतलब समझ में आता है, टाइम के स्क्वायर पे डिपेंड होने का क्या मतलब। ठीक है, तो ऐसा कुछ मतलब चलेगा उसका। ठीक है, कि पहले पोजीशन ये थी। अब देखो अगर हम ग्राफ बनाते हैं, पहले तो ग्राफ नहीं, पहले हम तीसरे सेकंड का निकालेंगे। तो चलो टी को रखो 3, तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस ए बी प्लस इंटू 3 9b। स्क्वायर, यानी कि 9। तो ये आ जाएगा 9b। ठीक है, 9b आ गया तो ये तो और कुछ ज्यादा ही ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो मतलब हम लोग को यस और बड़ी एक्सेस बनानी पड़ेगी। फिर और 5b 6b 7b 8b 9b कम से कम यहाँ। और कौन सी, सिर्फ अगले ही एक सेकंड में। तो एक चीज दिख रही है, हर एक सेकंड में जो पोजीशन का चेंज है वो सेम है क्या। 0 से 1 सेकंड पोजीशन कितना चेंज हुई थी। नो सर। 0 से 1 सेकंड पे पोजीशन कितना चेंज हुई थी। सर बी। सिर्फ बी b के बराबर है ना, क्योंकि पहले 0 सेकंड पे a पोजीशन थी, 1 सेकंड पे a प्लस बी हो गई, तो b के बराबर चेंज आया ना पोजीशन का। और 1 से 2 सेकंड तक कितना चेंज आया, 1 से 2 सेकंड 9 4b। 3b का चेंज आया। 3b, क्योंकि a सर प्लस ए बी पे प्लस तो वो बी से। पहले से था। हाँ, वन यस सर। सेकंड पे वो a प्लस बी पे था, और कहाँ पहुंच गया, टू यस सेकंड सर। पे a प्लस 4b पे। तो कितना आगे चला गया, 3b आगे चला गया ना। क्लियर है सबको, कैसे 3b हो गया। यस सर। अनीता, यस है ना। यस सर। और फिर उसके अगले एक सेकंड, यानी कि 2 से 3 सेकंड में वो कितना गया आगे, 2 से 3 सेकंड में कितना आगे चला गया, 5b आगे चला गया वो। यस। सही है, 2 से 3 सेकंड में एक अगले एक सेकंड में ये 5b आगे चला गया, क्योंकि a प्लस 4b पे तो पहले ही से था। 2 सेकंड पे ये a प्लस 4b पे था, तीसरे सेकंड कहाँ पहुंच गया, a प्लस 9b पे पहुंच गया। तो गैप कितना आया, 5b का आया ना, 4b यस 9b सर। के बीच में। तुषार, अनीता, क्लियर है बिल्कुल, यस सर। है ना। तो ये जो पोजीशन टाइम के साथ पोजीशन डिफरेंट तरह से बदल रही है, चेंज इन पोजीशन अलग आ रहा है टाइम के साथ, इसका मतलब क्या है पता है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का क्या मतलब होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब होता है कि टाइम के साथ जो पोजीशन का चेंज है वो कांस्टेंट आए। समझ में आई बात, ये कांस्टेंट हो जाने से वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाती है। उसी को तो यस स्पीड या सर। वेलोसिटी बोलते हैं ना। अगर हम कहें कि कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, मतलब 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, इसका मतलब पता है, हर एक सेकंड के गैप में 5 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल होने वाली है, ना 4 ना 3। ठीक है, ना 7 ना 6, 5 मीटर ही ट्रेवल होगी। ये एक सेकंड का गैप कोई सा भी हो, चाहे 10th से 11th सेकंड तक का गैप, ठीक है, चाहे ये 5th से 6th सेकंड तक का गैप हो, वो एक सेकंड के गैप में 5 मीटर ही ट्रेवल होगा। तब हम बोल सकते हैं कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी। सबको बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है पता है, कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। और इसका ये भी मतलब है कि एक्सटी ग्राफ में अगर स्पीड वेरिएबल है तो कर्व बनेगा ना। वैसे भी इन पॉइंट्स को तुम लोग एक स्ट्रेट लाइन से मिला ही नहीं सकते हो, तुम स्केल कर रख के आराम से देख सकते हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन से तो नहीं बनेगा, ये हम लोगों को कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कर्व में बनाना पड़ेगा हम लोगों को, कुछ ऐसा टाइप का यस कर्व। सर। ठीक है, तो इससे ये देखा जा सकता है ना कि अगर फंक्शन ऐसा हो तो क्या होगा। हम्म क्लियर है, कि फंक्शन में अगर ऐसा हो, x इज इक्वल टू पोजिशन को इस तरह से चेंज किया जा रहा हो, तो वो कर्व आएगी, यानी कि वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, पता चल रहा है। a प्लस बी टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर ये सिर्फ t पे डिपेंडेंट होता तब फिर कांस्टेंट वेलोसिटी होती। अभी आगे पता चलेगा। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे प्रॉपरली कि इसमें क्या करना है। तो ये दिया हुआ है पोजीशन का चेंज, ठीक है, टाइम के साथ, ये गिवन है हम लोगों को। ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है फिलहाल, ध्यान से देखना सिंपली। वेयर a इज इक्वल टू 8.5, जो स्टार्टिंग की जो a दिया हुआ है वो 8.5 गिवन है मीटर, ठीक है। और टाइम जो है वो 2 सेकंड दिया है। व्हाट इज द वेलोसिटी एट, नहीं सॉरी एक मिनट, नहीं बी दिया हुआ है, कितना
2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक चीज नोटिस करने वाली है कि ए भी कांस्टेंट था, बी भी कांस्टेंट था, लेकिन ए की भी यूनिट दी है और बी की भी यूनिट दी है। ये क्या है? ऐसा क्यों किया गया बताओ? और बी की यूनिट कैसे पता चल गई इन लोगों को कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगी? हर चीज एक्सेप्ट नहीं करनी है। टाइम की वजह से। टाइम की वजह से कैसे? एग्जैक्टली कैसे? प्रियांशु तुम रुकना। अनीता बताओ, ए की यूनिट कैसे पता चली और बी की यूनिट कैसे पता चली? सर टाइम की वजह से। नहीं, बात वो नहीं है। अच्छा एक बात जी बताओ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा है ना सबने? x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर लिखा है और इन्होंने खुद बोला है कि ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग x, यानी कि x क्या है? पोजीशन है ना किसी चीज की। यस पोजीशन कौन सी यूनिट में नापा जाता है? मीटर में ना, मतलब ऐसा यूनिट की बात करें तो किसी चीज की पोजीशन किस यूनिट में नापते हैं? मीटर में ना, यस ऐसा सर। ही है। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट में क्या पढ़ा है कि अगर कोई दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं तो उनको सेम डायमेंशन या सेम यूनिट में होना जरूरी है, और जो चीज आ रही है ऐड होके वो भी उसी यूनिट और उसी डायमेंशन में होनी चाहिए, नहीं तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी ऐड नहीं हो सकती। यस कुछ आई बात समझ में? तो ये किस में जी। आना चाहिए फिर? कौन सी यूनिट में आना चाहिए फिर इसको? ए को? एक को इसके मीटर सेकंड में उसको भी तो आना चाहिए तो। और मीटर में उस आना चाहिए, मीटर में। यस ए को मीटर में आना चाहिए क्योंकि एक्स मीटर में है, ठीक है। यस और पूरे बीटी स्क्वायर को भी मीटर में आना चाहिए, पूरे बीटी स्क्वायर को। हमने बोला ना जो जो ऐड हो रहा है, जितना जितना ग्रुप ऐड हो रहा है पूरा, यहाँ पे ए ऐड हो रहा है पूरे बीटी स्क्वायर से और ये ऐड होके बना रहा है एक्स। एक्स यस अगर सर। पोजीशन है, मीटर है, तो ए भी क्या होगी? पोजीशन जैसा ही कुछ या मीटर में होगा, इतना पक्का है। और बीटी स्क्वायर भी क्या होगा? मीटर में होगा, कंफर्म है बिल्कुल। आई कुछ बात समझ में? अब खुद सोचो, बी का निकालना है हमको यूनिट, है ना? ए का तो सिंपली आ गया मीटर, कोई दिक्कत नहीं। बी का निकालना है तो ये टाइम का स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई है, तो उधर जाके टाइम का स्क्वायर डिवाइड नहीं हो जाएगा अगर इसका यूनिट देखें तो? सोचो, यस सर। है ना? समझ में आ रहा है अनीता? क्लियर है? यस तो यहाँ टाइम जी का स्क्वायर डिवाइड होने का मतलब क्या है? सेकंड स्क्वायर डिवाइड होना ना, यूनिट के फॉर्म में देखें तो क्या यूनिट आ गई बी की? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आई बात समझ में? तो ये चीज अभी बहुत बार होगी, कि एक तुमको यूनिट्स देखनी समझनी पड़ेंगी, उसी से अंदाजा लगाना पड़ेगा क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है और किस तरह से निकालना है, क्योंकि ऐसे सवाल कंफ्यूज करते हैं शुरू शुरू में लोगों को। हम्म जब तक कोई टीचर मेथड ना बता दे कि ऐसा करना है, ऐसा ऐसा कर लेना, हो जाएगा। अभी हम देखो, पता है इस सवाल में करना कितना है? ये देखो, इतना सा करना है नाम के लिए, इतनी सी कैलकुलेशन है, और सच में इतनी ही है। हम इतना सारा क्यों समझा रहे हैं पता है? क्योंकि एक तरीका होता है क्वेश्चंस बताने का कि हम तुम्हें एक पैटर्न के क्वेश्चन बता दें, तुम कर लो, फिर उस पैटर्न से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है वो तुमको आ जाए, फिर हम दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन बता दें, वो भी तुम कर लो, उससे जो जो रिलेटेड है वो आ जाए। दूसरा तरीका ये होता है कि हम तुमको सारी सच्चाई बता दें, सब कुछ बता दें, कोई पैटर्न ना बताएं, एक पैटर्न दो पैटर्न ना बताएं, हम तुम्हें क्लियर बता दें कहाँ पे क्या हो रहा है। टीचर को कैसे दिख जाता है कि यही करना है, तो तुम लोगों को भी दिखेगा कि क्या करना है। समझ में आ रही ना बात? इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखना और समझना, ठीक है? और अभी जितना हम लोग धीरे चल के टाइम देंगे इसमें, उतना ही तेज चल पाएंगे आगे। ये बात प्रियांशु जानता है अच्छे से, इसलिए क्योंकि वो एक टर्म पूरा पढ़ चुका है कि फाइनल लास्ट में चीजें हम स्पीड में भी पढ़ाते हैं तो समझ में कैसे आ जाता है ना? कितना कितना तेज भी हम लोगों ने पढ़ा है, यस सर। और शुरू में कितना धीरे पढ़ रहे थे, देखा है ना? तो उसका रीजन बस यही है कि हम तुम लोगों को एक नॉर्मल लेवल पे ले आना चाहते हैं पहले, उसके बाद फिर आराम से हम तेजी से बताएंगे और तुम लोगों को सब कुछ समझ में आएगा।
लेकिन अभी बहुत बेसिक चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं समझ में आती हैं। अनीता, क्लियर हो रही है ना चीज कि कैसे हम निकालेंगे? सर। ठीक है, तो इतना बड़ा सिंपल है। x मीटर में था, a मीटर में होगा, bt स्क्वायर भी मीटर में होगा। तो अब bt स्क्वायर को मीटर में होने के लिए, ये अगर टाइम तुम्हें पता है कि t टाइम है, तो ये सेकंड स्क्वायर को तो हटाना पड़ेगा ना तुमको यहाँ से। तो क्या करना यस पड़ेगा? सर। डिवाइड करना पड़ेगा सेकंड स्क्वायर का। तो मीटर से भी डिवाइड करना पड़ेगा सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लो कि यहाँ सेकंड स्क्वायर का डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमें इसको मीटर में बनाना है तो इधर भी करना पड़ेगा। तो फाइनली यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तब जाके इसमें टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड स्क्वायर कटेगा और ये बचेगा मीटर में। श्योर हो ना सब लोग? यस। दूसरी दूसरी बात ये कि इससे और भी एक चीज पता चल रही है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता किसकी यूनिट है? किस चीज की यूनिट होती है जनरली मीटर पर सेकंड स्क्वायर? सोचो। एक्सेलरेशन की होती है ना? मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और टाइम की फिर अपॉन सेकंड। तो अपॉन में 2 बार सेकंड आ गया ना, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ डाउट है कि कैसे आ गया? No, नो sir. डाउट सर। अनीता, नो सर। क्लियर है ना कि यस। टाइम मतलब डेल्टा वी जो है ये मीटर पर सेकंड में होगा। वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का चेंज है। जी। अपॉन में फिर सेकंड करेंगे तो अपॉन में फिर से सेकंड करेंगे तो अपॉन में सेकंड का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेकंड इंटू सेकंड मतलब सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हुआ ये, एक तरह से देखा जाए तो कंप्लीटली नहीं लेकिन लगभग लगभग। ठीक है, और ये क्या हो गया? सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट हो गया या फिर पोजीशन हो गया। सही है। अब देखो, यस। यानी कि एक तरह से हमें पोजीशन भी एक टाइम वाली दी है और एक और एक्सेलरेशन जैसी क्वांटिटी भी दी है। एंड टी इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, और टी को जो है वो सेकंड में मेजर करना है। ठीक है, मेजर किया गया है, ये बता दिया गया है टाइम को। अब क्वेश्चन की बात आती है, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अलग अलग पूछा है, तो पहले हमको t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी निकालनी है। अब ध्यान देना क्या किया जाता है इसके लिए। पहली बात तो ये कि पोजीशन की एक इक्वेशन दे रखी है a प्लस बी टी स्क्वायर, है ना? तो अगर पूछते एट t इज इक्वल टू 0 पोजीशन क्या होगी, तो हम पोजीशन वाले फॉर्मूले में t को 0 रखते और कह देते कि ये होगी पोजीशन। तो ये हमारा हो जाता आंसर a मीटर। समझ में आया अनीता? ठीक है, a मीटर ये आंसर हो जाता। लेकिन पूछा क्या है? वेलोसिटी का। तो पहले हमें इससे वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। सही है, अभी निकाला ही नहीं है, कैसे निकालेंगे? हुँ? ये पता है किसी को? मतलब अनीता तुम्हें पता है कि डी एक्स और डी टी ये डिफरेंशिएशन का भी पार्ट होते हैं? डी बाई डी टी ऑफ एक फंक्शन एक्स, ऐसे इसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, मैथ्स में आता है। ठीक है, फिजिक्स में भी थोड़ा थोड़ा आता है, पता है? नो सर, वो ऊपर का मालूम है, dx अपन dt होता है। अलग ये अलग और अलग अलग होता है, ये पता है ना कि डी एक्स स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और डी टी स्मॉल टाइम। ठीक है, लेकिन यस। डी का मीनिंग यही होता है कि उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब कि कोई चीज तोड़ तोड़ के छोटी करके एक छोटा यूनिट ले लिया गया उसका। जैसे इतनी बड़ी चीज है, उसको हमने 1000 टुकड़ों में बांट दिया, तो एक छोटा सा टुकड़ा क्या हो जाएगा? उसका डी जैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएटेड फॉर्म हो जाएगा। आई बात समझ में? तो जी। एक्स डीएक्स भी एक्स पोजीशन का एक छोटा सा टुकड़ा है बस। तो हम किसी के रिस्पेक्ट में किसी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे एक लकड़ी है, ठीक है, उस लकड़ी को हम कहें कि लेंथ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो लेंथ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब है उसको ऐसे ऐसे काटना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, और सबसे छोटे से छोटा जितना काट सको उतना काटना पड़ेगा। क्लियर? और अगर हम यस। तुमसे कहें कि मास के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो,
तो फिर उसमें से ऐसे करके छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ना पड़ेगा ताकि छोटा छोटा सा मास आ सके। जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा। क्लियर है? तो ये मास के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ऐसे ही पोजीशन को यहां बोला जा रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए। बात आई समझ में? यस पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जैसे मैथ्स में तो सीधे सीधे एक्स वाई जेड टाइप में चलता है कि एक्स एक फंक्शन है या एफ एक्स एक फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। डी एक्स नीचे लिखा जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में तोड़ना होता है उसको नीचे ऐसे करके लिखा जाता है। क्लियर? और इस फंक्शन को तोड़ना है, ये वाला फंक्शन तोड़ा जाएगा। अब ये फंक्शन एफ एक्स कुछ भी हो सकता है ये साइन एक्स हो, ठीक है, हो सकता है ये ये लॉग एक्स हो, ऐसा कुछ भी फंक्शन हो सकता है ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स हो, ठीक है, कुछ भी ऐसा फंक्शन हो सकता है। फिर उसको किया जाता है डिफरेंशिएट। अब तुम्हें नहीं पता है डिफरेंशिएट करना क्या होता है, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो, जैसे एक फंक्शन है एफ एक्स, है ना, अगर बोला जाए कि इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहली बात तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम इसके बगल में एक ये लगा देंगे, इससे पता चलेगा कि हम एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आई बात समझ में? यस हम्म? ये लगाने का मतलब ही है कि हम एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब करते कैसे हैं? आता क्या है, वैल्यू क्या आती है? वो निर्भर करता है फंक्शन पे कि फंक्शन है क्या आखिर। तो अभी हम एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताने जा रहे हैं जिसका यहाँ पे भी यूज है और कई जगह फिजिक्स में यूज है। उसको समझ लोगे तो कई जगह का पूरा एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबका तुमको यस अभी जानने की जरूरत नहीं, तुमको अभी लंबे चौड़े log x का जानने की जरूरत नहीं है कि उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम बता रहे हैं x की पावर n ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक है, x की पावर n। ये x को पोजीशन मत समझना, ये मैथ्स में जैसे नहीं एक्स वाई होता है ऐसे कुछ x है बस। इसकी जगह टाइम भी हो सकता था, टाइम की पावर n, ठीक है। तो देखना बस ध्यान से। अब फंक्शन है x की पावर n, इसका करना है डिफरेंशिएशन, वो भी x के ही रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी पता है? ये पावर जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी पहले तो, ठीक है, इसके साथ। और इसमें से एक पावर सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगी, घट जाएगी, जितनी भी थी, मान लो 5 थी तो माइनस होके 1 होके 4 हो जाएगी, ठीक है। ऐसा यस कुछ आंसर आएगा इसका, ये इसका आंसर है। x की पावर n के डिफरेंशिएशन का ये आंसर आएगा। बात आई समझ में? यस एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो क्या आएगा बताओ? तो ये यहाँ पे यहाँ पे यन एक्स है यन एन 3 है क्योंकि एक्स की पावर एन है, यहाँ पे एक्स की पावर 3 है, ऐसा कुछ है। यन एक्स यन पे पावर 2 होगा वहाँ पे 1 हुआ एक्स की पावर 2 होगा ना, एन की पावर थोड़ी ना। एक्स की पावर 2 हो जाएगा क्योंकि 3 माइनस 1 होना है यहाँ पे पावर में। और यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा, एक्स के बगल में मल्टीप्लाई क्या होगा, जो पावर थी पहले 3, यस एन, एन मल्टीप्लाई हुआ ना, देखो यहाँ पे। तो आंसर क्या आया, 3x स्क्वायर। बात आई समझ में? जी ठीक है। अगर पावर बदल दे तो तब क्या आंसर आता, मतलब पावर हम ले रहे हैं चलो 7, तब 7 ले रहे हैं तो यन एक्स और एन में आंसर मत दो, एन तो ये है ना, उसको देखो और आंसर एक्स टू द पावर 7 के हिसाब से दो। देखो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर तो दो एक्स 7 के हिसाब से। एन की जगह यहाँ पे 7 रखा है ना, तो हर जगह एन की जगह 7 7 आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा? 7 तो यहाँ पे रहेगा 7x-6 7x⁻7 - 6 मतलब कि 7 - 1, सॉरी 7 - 1, तो 7x⁻6 आएगा, यस ठीक है। 7 मल्टीप्लाई में होगा और x की पावर क्या आएगी, 6 आएगी, ठीक है। आ गया ना समझ में क्या आएगा? उसी तरह कोई नेगेटिव पावर भी होती तो, यानी कि हम कह दें -3 पावर है, क्योंकि -3 कब होगी, मान लो 1/x³ का डिफरेंशिएशन करना है तो इसको पहले क्या लिखेंगे, x⁻³ और तब कर सकते हैं डिफरेंशिएट, ठीक है। ये भी तो x की पावर n जैसा ही हो गया, यस ठीक है। तब क्या आएगा बताओ?
बताओ। तो dx अपॉन dx क्यों आएगा? देखो इसके आंसर में कहीं dx नजर आ रहा है तो ये नहीं, सब गायब तो हो जाता है। हाँ, यहाँ पे dx है तो से पूछ रहे हैं ना आप? क्या पूछ रहे हैं? यहाँ डिफरेंशिएशन। जो dx माइनस, यस इसको। हम्म हम इसका पूछ रहे हैं, ये हमारा फंक्शन है, ये तो खाली इसलिए लगाया गया है ना क्योंकि डिफरेंशिएशन करना है। समझ में आई बात? जी अब सर। इसको देखो, इसके जी जैसा नहीं लग रहा है क्या? x की पावर n जैसा ही तो लग रहा है। तो n कहाँ आएगा आंसर में? देखो वैसे ही यहाँ पे भी आंसर आएगा। बताओ। सर क्लियर नहीं हुआ, फिर से बताइए माइनस का। माइनस का नहीं क्लियर हुआ? पहली बात तो ये कि नहीं। अगर x क्यूब होता तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट ऐसे कर देते, लेकिन अगर 1/x³ है तो यहाँ डिफरेंशिएशन लगाओगे भी तो होगा कैसे? इस फंक्शन के हिसाब से तो होता नजर आ नहीं रहा है, 1 में है ना। तो फिर अपॉन वाली चीज को ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है? माइनस। माइनस। तो x⁴ क्या आएगा? -3 आएगा ना। यस। अब इसको तो कर सकते हैं, बस n की जगह -3 है, बस उसमें जी। सब जगह n की जगह -3 रखेंगे तो आंसर आएगा। बताओ क्या आएगा? n की जगह -3 रखो ना, n मल्टीप्लाई में है तो यहाँ -3 आ जाएगा, जैसे n आया है वैसे -3 आ जाएगा। x आएगा तो x की पावर में n-1 मतलब -3 -1 मतलब -4। -4 आ जाएगा। सही है। और क्योंकि x की पावर नेगेटिव है तो उसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं, तो -3/x⁴ ये आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर हुआ कुछ? हम्म या डाउट है अभी भी? हेलो, आवाज आ रही है अनीता? ये कहाँ गई? हेलो हेलो, बाकी सबको आ रही है आवाज? यस सर, आ रही है। यस सर। अनीता, आवाज आना बंद हो गई, क्या हुआ? बाकी सबको आ गया ना? चलो देखते हैं यहाँ पे। देखो, x = a + bt² है, ये फंक्शन है, और हमें v चाहिए, तो v होता है dx/dt, है ना। तो x की बस वैल्यू उठा के यहाँ रखनी है, a + bt², ऐसा कुछ, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो जैसे हमने ये वाला बताया डिफरेंशिएट करने वाला। अनीता आवाज आ रही है? लगता है फिर आवाज की प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तुम लोग को आ गया ना समझ में कि कैसे होगा, लेकिन इसमें एक चीज और है यस सर। कि अगर ब्रैकेट में अलग अलग दिया होता है कुछ भी, जैसे a दिया है, bt² दिया है, और बाहर तुमने डिफरेंशिएशन लगाया भी, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में लगाया, तो अंदर इसको अलग अलग बांटा जा सकता है कि हम a को अलग लिख सकते हैं da/dt ऐसे, और bt² पे अलग लगा सकते हैं d/dt ऑफ bt², ठीक है। ऐसे अलग अलग दिखा सकते, मतलब लगा के सॉल्व कर सकते हैं। हर फंक्शन में ये चीज नहीं होती है, जैसे साइन एक्स प्लस वाई को तुम लोग सीधे सीधे साइन एक्स प्लस साइन वाई नहीं लिख सकते हो, जानते हो ना, हर फंक्शन में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो डिफरेंशिएशन में ये चीज कर सकते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन में भी हो जाता है, तो बस अलग अलग यस कर सर। सकते हैं। तो पहले ए का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लेकिन ए टी के हिसाब से तो कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई ना, टाइम में तो उसका कोई रोल है नहीं, ए का, ए चेंज तो हो नहीं रहा है टाइम के साथ साथ, तो इसीलिए उसका डिफरेंशिएशन आएगा 0। हम्म उसका डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि अगर ए कांस्टेंट है तो सोचो x की पावर 0 जैसा हो गया ना फिर तो ये, जैसे 1 का डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो क्या आएगा, 1 को लिख सकते हैं x⁴, और x⁴ करेंगे तो आएगा क्या, 0 होगा मल्टीप्लाई में और x की पावर में -1 आ जाएगा, लेकिन 0 मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली इसका आंसर आएगा 0।
इसीलिए किसी भी कांस्टेंट चीज का आंसर डिफरेंशिएशन में आएगा 0। अनीता, आवाज आना बंद हो गई थी। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अभी भी नहीं आ अब रही आ रहा क्लियर? है। ठीक है, कहाँ तक समझे? अभी जस्ट आ रहा है, इससे पहले नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, चलो ये समझ में आया था तुम्हें कि ये कैसे होगा, या उस समय आवाज चली गई थी? ये जो बताओ। हम्म कोई ये नहीं आया था। वैल्यू रखना है खाली। यहाँ पे x की पावर में -3 हो जाएगा तो n की जगह हर जगह क्या करेंगे? -3 -3 यस उठा के रख यस देंगे, तो जो आना है आ यस जाएगा। तो -3 आया, ये -3 -1 मतलब -4 आ गया, है ना। और x की नेगेटिव पावर तो ऊपर रखेंगे नहीं, तो क्या कर देंगे, 1/x⁴ कर देंगे इसको। आंसर आ गया। कुछ आया समझ में कि ये जी चीज होगी? तो तुमको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, लगाना है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, इसको अप्लाई करना भी ठीक से आना चाहिए। पहले तो यहाँ सिंपल अप्लाई करना आ गया, अगर सीधे सीधे लिखा हो x⁵ या कुछ, तो अप्लाई करना आ गया। एक बार फिर से पूछे, फटाफट से बताना। x⁵ का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, बताओ। बड़ी जल्दी से बताने के लिए बस इतना है कि ये 5 यहाँ लगा दो, उसमें से एक कम कर दो, तो 4 यहाँ हो पे जाएगा। 5x⁴ 5 5x वहाँ पे भी पावर 4 हो जाएगी, है ना। yes, मतलब जल्दी से फटाफट से ऐसे ही, अगर पावर कितनी लगी है, मान लो 11 लगी है, तब उसका डिफरेंशिएशन करना है। 11 x⁻10, मतलब यहाँ पे वही आ जाएगा मल्टीप्लाई में नंबर जो कि यहाँ पे है, और yes, पावर में एक कम हो जाएगा। तो सिंपल तो है ना, जी इतना अजीब अजीब जी तो है नहीं। अब बात आती है कि हम कांस्टेंट अगर है, यानी कि कोई फंक्शन ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, जैसे 5 का हमको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, तो ये 5 में x तो आता ही नहीं है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, ठीक है। या फिर चलो अभी पहले इससे सिंपल देखते हैं, 5x² का करना है। तो ऐसा अगर फंक्शन लिखा हो कि x⁴n में कोई मल्टीप्लाई है नंबर, तो पहली बात तो, जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है एक फंक्शन में, तो उस कांस्टेंट का कोई डिफरेंशिएशन हमको नहीं करना पड़ता, उसको हम सीधे सीधे उठा के बाहर ले सकते हैं, मल्टीप्लाई में बाहर लिख सकते हैं ऐसे करके। तो हमें किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सिर्फ x² का, ना कि 5x² का, ठीक है। तो 5 बस साथ में मल्टीप्लाई हुआ रहेगा साइड में। क्लियर हो गया? यस तो आंसर में आएगा 5, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई में रहेगा, x² का आंसर आएगा 2x⁴1, है ना। 2 यहाँ और x की पावर में एक कम, तो कितना हो गया, 10x हो गया ना आंसर। तो 5x² का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा 10x। सही है, ऐसे ही करके कर सकते हैं हम। क्लियर हो रहा है ना, क्या चीज हो रही है, क्या बात हो रही है। अब 3x⁴ है तो, या चलो 7 है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है फंक्शन में, तो उसको ले लेंगे बाहर, तो 3 को ले लिया बाहर, d/dx ऑफ x⁴ 7 आया, यानी कि अब ये इसके जैसा बन गया। तो 3 बाहर मल्टीप्लाई है, 7 यहाँ पे आ जाएगा, n आता है ना पहले, n, फिर x⁴n-1 मतलब 6, एक कम हो जाएगा। तो 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई 21x⁴6, फाइनल आंसर। कुछ डाउट बताओ? नहीं आ गया ना? सर x की जगह वैल्यू भी आ सकती है ना, जैसे 5 का स्क्वायर। नहीं, वैल्यू आएगी तो कुछ और ही बात हो जाएगी, अभी बता रहे हैं। अनीता, तुम्हें आ गया या नहीं आया, बताओ। आया सर आया ना, ठीक है। जी एक केस और लेते हैं, एक एग्जांपल मतलब और लेते हैं, क्योंकि यहाँ समझना जरूरी है उसको। मान लो x है ही नहीं, मतलब जिसको डिफरेंशिएट करना है ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। मान लो 6 को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तब क्या करेंगे? जी ऐसे किसी मतलब सिर्फ सिर्फ कांस्टेंट है, अभी जो हमने बोला उसमें था कि कांस्टेंट के साथ एक फंक्शन था मल्टीप्लाई में, स्क्वायर है ना, मतलब फंक्शन जी था मल्टीप्लाई में, एक्स का फंक्शन था, एक्स का या टी का। यहाँ पे खाली कांस्टेंट है, कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते फिर, है ना। जी नहीं, लगा सकते हैं, कैसे? बस क्योंकि हम 6 को 6 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 को x⁴0 लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो अब ये क्या हो गया, 6 से
6x टू द पावर 0 बन गया, क्योंकि किसी की भी पावर 0 लगाने से आंसर क्या आता है? 5 की पावर 0 का मतलब क्या? 1। 0. 0 नहीं, 1। पावर 0 आती है किसी की भी तो आंसर 1 आता है। ये बात नहीं पता है तो पता कर लो। नहीं पता थी अभी तक अनीता? यस, नहीं पता था। हाँ, तो पता कर लो, किसी चीज की भी पावर, चाहे कुछ भी लिखा हो, 10 की पावर 0 भी 1 आता है, x की पावर 0 भी 1 आता है, कुछ भी लिखा हो उसकी पावर 0 लगी हो तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, कुछ भी लिखा हो है, एक बड़ा सा फंक्शन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, कुछ भी लिखा है, उसकी पावर 0 लगा दी पूरे की पावर, तो आंसर आएगा 1। खत्म। क्लियर है? पावर 0 यस। लगा के आंसर 1 आता है। ठीक, तो यहाँ पे हम 1 को क्या लिख सकते थे? x की पावर 0। अब समझ में आया ना कैसे लिखा? 6 इंटू 1 कर दिया, 1 को x टू द पावर 0 लिख दिया। ठीक है, अब ये फंक्शन बन गया ना, तो 6 को हम बाहर ले सकते हैं कॉमन, क्योंकि हमने बताया कि कांस्टेंट अगर फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो उसको डिफरेंशिएट नहीं करते, तो उसको ले लिया बाहर 6 को, जैसे पहले लिया था। अब x की पावर 0 का डिफरेंशिएशन करना है, तो करो। कैसे होगा? 6 आएगा, 0 मल्टीप्लाई में आएगा, जैसे n आ जाता था मल्टीप्लाई में, x की पावर 0 माइनस 1 हो जाएगी, यानी कि -1 हो जाएगी। लेकिन क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो गया है तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 0। सब कुछ 0 कर देगा ना वो तो। बताइए समझ में? यस। Yes, sir. कुछ भी लिखा है लेकिन 0 मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनल क्या आएगा? 0। तो इससे क्या पता चला कि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है सीधे सीधे। ये सब करना नहीं है बार बार, हमने करके इसलिए दिखाया ताकि तुम लोग को समझ में आए कि ये इसी फॉर्मूले से आया है। ठीक है, लेकिन बार बार नहीं करना है। जैसे ये कांस्टेंट मिले और सीधा उसका डिफरेंशिएशन करना हो, उसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 ही आता है। क्लियर हो गया? यानी कि 5 का अगर सर डिफरेंशिएशन इसका क्या आएगा? 6 हाँ, के ऊपर पावर होती है जैसे 6 स्क्वायर, तब भी 0 आता. बिल्कुल 0 आता, क्योंकि 6 स्क्वायर भी तो 36 एक कांस्टेंट ही है ना, Yes. वेरिएबल नहीं। ठीक है, ए स्क्वायर भी होता, और ए स्क्वायर अगर ए एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती, फिक्स होती, वैरी नहीं करती, चेंज नहीं होती, तो तब भी उसका डिफरेंशिएशन 0 ही आता। ठीक है, किसी भी एक्स के या टी के रिस्पेक्ट में 0 ही आता, पक्की बात है। मुद्दा यह है कि उस क्वांटिटी के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि वो चेंजेबल है भी कि नहीं। वेरिएबल का मतलब होता है वैरी करने लायक क्वांटिटी, वैरी करने का मतलब चेंज होने लायक, जिसको चेंज किया जा सकता हो। जैसे इसमें x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी में टी चेंज होगा, खाली ना ए चेंज होगा ना बी चेंज होगा। समझ रहे हो? वो दोनों कांस्टेंट के तौर पे यूज किए गए हैं। आ रही ना बात समझ में? वो एज अ कांस्टेंट है। क्लियर है सबको? अनीता, Yes, sir. तुषार? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अच्छा इतना तो हो गया ना क्लियर कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें भी यूज होने वाली हैं जो बता रहे हैं। एक चीज और देखो कि जैसे डिफरेंशिएशन है, मान लो ऐसा कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7x क्यूब का पूरे का डिफरेंशिएशन है। आ रही बात समझ में? तो क्या होगा, इसको अलग अलग डिफरेंशिएशन में बांट सकते हैं, यानी कि अंदर अलग से ले जा सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को अलग डिफरेंशिएट करें, 2x को अलग, 7x क्यूब को अलग, और बीच बीच में जो साइन है वो लगा दे। मतलब कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, ठीक है, उसके बाद प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7x क्यूब। अब तो हो जाएगा ना डिफरेंशिएशन? Yes, sir. सॉरी, बताओ अनीता, अब नहीं हो ये जाएगा डिफरेंशिएशन? एक्स हो स्क्वायर का जाएगा। हो जाएगा, ठीक है, 2x का भी हो जाएगा, 7x क्यूब का भी हो जाएगा। जैसे ही हो जाएगा तो प्लस प्लस करके सारा लिख देंगे। क्लियर है? ये यस। चीज इसमें एप्लीकेबल है, हर फंक्शन में नहीं होती है। जैसे अगर लिखा हुआ है log x प्लस वाई, तो तुम इसको log x प्लस log y नहीं लिख सकती हो, ये इसके इक्वल नहीं होता है। ठीक है, हर फंक्शन में अंदर ले जाना पॉसिबल नहीं होता कि अंदर अलग अलग पे लगा दो तुम। क्लियर हो गया ना?
ध्यान रखना इस चीज को सब लोग। यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि हम ये सारी बातें क्यों समझा रहे थे। ठीक है, देखो x दिया हुआ है ना टाइम के रिस्पेक्ट में, और हमको वेलोसिटी निकालनी थी। ठीक है, एट टाइम्स इक्वल टू जीरो, लेकिन वो बाद की बात है कि किस टाइम पे निकालनी है। लेकिन इतना तो पता चल रहा है ना कौन सी वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस। क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे तो कौन सी वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस ही तो होगी, एवरेज थोड़ी ना होगी। नहीं, यस सर। अगर हम पूछें कि एग्जैक्टली 5:10 पे तुम लोग क्या कर रहे थे, तो वो कैसा वाला काम होगा, इंस्टेंटेनियस काम होगा ना, कि उस इंस्टेंट पे तुम लोग क्या कर रहे थे एग्जैक्ट टाइम पे। तो वैसे ही यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 सेकेंड एक पर्टिकुलर टाइम है, इंस्टेंट है वो। ठीक है, उस इंस्टेंट पे क्या कर रहे थे, मतलब कितनी वेलोसिटी थी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुई। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे आती है, पोजीशन से dx बाई dt करके ना, यानी कि पोजीशन को यस सर। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आती है। सही है, और यहाँ पे पोजीशन गिवन है a प्लस बी टी स्क्वायर, तो हम जब ये करेंगे तो क्या आएगा, d बाई डी टी ऑफ a प्लस बी टी स्क्वायर। यहां तक किसी को डाउट है कि वेलोसिटी ऐसे आएगी, अनीता, तुषार? नो सर। नो डाउट सर। अनीता नहीं तुम्हें है? सर, नहीं है ना नहीं। डाउट? हाँ, क्योंकि x की जगह रख दिया बस उठा के, x था ना यहाँ पे dx बाई डी टी, तो x की जो वैल्यू है वो रख दी हमने, a प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, अभी अभी हमने बताया कि अलग अलग ले सकते हैं डिफरेंशिएशन को, तो इसको हम d बाई डी टी ऑफ a, है ना, और प्लस d बाई डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। सही है, अलग अलग। यहां तक कुछ डाउट बताओ, नो सर। सब लोग बताओ। नहीं सर। ठीक है ना, डाउट है? नो सर। नहीं है ना, ठीक है। तो a क्या है, a किस तरह की क्वांटिटी है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स तौर पे दे रखी है, उसी को तो कांस्टेंट बोलते हैं ना जिसकी वैल्यू दे रखी होती है। तो यस उसका सर। डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डिफरेंशिएशन क्या जीरो। आएगा, जीरो होगा ना। ये बोलने में किसी को हिचक नहीं होनी चाहिए कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, अगर कांस्टेंट अकेले है तो, उसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं है तो। कुछ डाउट है अनीता? ठीक है ना? यस। हाँ, ये जीरो हो गया पूरा का पूरा, ये पूरा ही जीरो हो गया। तो नेक्स्ट टर्म क्या बचा, डी बाई डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर। इसमें भी तो b कांस्टेंट है, ये क्यों नहीं जीरो होगा, सर ये क्योंकि बाद में इसमें, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके टाइम साथ, के साथ। इसके साथ वेरिएबल है ना t, यस। टी यस स्क्वायर, सर। इसलिए नहीं होगा। तो ये क्या आएगा, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा और हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, सिर्फ टी स्क्वायर का, और टी के ही रिस्पेक्ट में करना है, देखो ध्यान रखना। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम का, तो जीरो को तो अब छोड़ दो, ये है b, और टी स्क्वायर का होगा 2, क्योंकि 2 है पावर में तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, और t की पावर में एक कम हो जाएगा, मतलब 1, 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2t पावर 2t टू द पावर 1। यहाँ तक कुछ डाउट नहीं ना? नो सर। तो क्या आंसर आया, 2bt, 2b इंटू टी। सही है, ये आ गई हमारी वेलोसिटी। तो जैसे कि एक पोजीशन का फंक्शन दिया था, हमने उसी तरह से एक वेलोसिटी का फंक्शन निकाल लिया। कुछ भी डाउट है किसी को कि क्या किया और कैसे किया? स्टेप बाय स्टेप चीज है, कॉन्सेप्ट के साथ किया है, कहीं कुछ ऐसी चीज नहीं की है जो हवा में हो। हर चीज का प्रॉपर लॉजिक है कि यही क्यों किया है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी, इसीलिए हमारे पास राइट था कि हम dx बाई डी टी यूज कर पाए, मतलब पोजीशन को डिफरेंशिएशन से निकाल पाए, पोजीशन के डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी निकाल पाए। नहीं तो हमको एवरेज वाला काम करना पड़ता है, टोटल 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 करके। ठीक है, आई ना बात समझ में? तो वेलोसिटी का यस सर। फॉर्मूला टाइप का आ गया, समझ लो, 2bt। अब इसमें तुम t इज इक्वल टू जीरो पे निकालना चाहो तो जीरो रख दो, क्या आएगा, कितनी आएगी वेलोसिटी, जीरो। जीरो आएगी ना अनीता? t जीरो यस तो सर। 2bt भी जीरो, 0 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाएगी, है ना? और यस। और अगर हम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कहें तो
2 फिर सेकंड पे 2 2 रख दो, 4 2 और इंटू बी फिर 10 इंटू 2, और बी की भी तो वैल्यू है ना 2.5, तो 2 इंटू 2.5 इंटू 2 कितना हो गया, 2 2 जा 4, और 2.5 से 4 10 का मल्टीप्लाई 10 आएगा। ठीक है, ढाई ढाई 2 बार 5 और 4 बार 10। ठीक है, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। सेकंड। क्लियर है? ठीक है, यस। तो बस यही है। सॉरी। तो आ गया ना कि कैसे एवरेज वेलोसिटी निकाली हमने, सॉरी एवरेज कह रहे हैं, वेलोसिटी निकाली। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 2 सेकंड। कुछ भी कंफ्यूजन है कि वेलोसिटी इतनी कैसे आ जाएगी, या फिर क्या हो गया बीच में, कोई भी प्रोसेस नहीं ना? क्लियर है पूरा? आराम से तुम लोग दोबारा भी लेक्चर देख सकते हो, जिसको जिसको कंफ्यूजन हो, अनीता। ठीक है, तो आराम से उसको देख के फिर से बैठ के प्रैक्टिस कर सकती हो। होना चाहिए पूरा क्लियर। उसके बाद पूछा है व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 4। तो ये इन्होंने टाइम की रेंज देके एवरेज वेलोसिटी पूछी है। एवरेज वेलोसिटी हमेशा वैसे भी टोटल में चलती है, तो टाइम की रेंज देके पूछा है ना, तो 2 से 4 सेकंड के बीच की एवरेज वेलोसिटी पूछी है। समझ रहे हो तुम लोग कितनी थी, है ना? तो 2 से 4 सेकंड वाली एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें निकालना क्या पड़ेगा, बताओ? पहली बात तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, यही होता है ना? तो यस सर। t2 और t1 तो दिया है ना। t2 कितना दिया है बताओ अनीता, t2 कितना दिया है? हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। कह रहे t2 कितना दिया है, दोनों टाइम दिए हैं ना एवरेज एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। तो एक तो 0 1 2.0 है। वो वाला नहीं, नीचे वाला, उसके बाद का क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकंड। अलग क्वेश्चन है वो, तो हो गया, उसका आंसर आ गया जो आना था, उसको छोड़ दो। ठीक है, यस। अब एवरेज वेलोसिटी पूछा, एवरेज वेलोसिटी पूछा, उस समय इंस्टेंटेनियस पूछा था। तो कहां से कहां तक पूछा है, 2 से 4 सेकंड तक ना। तो t2 कितना हो यस। गया, t2 कितना हो गया फिर, 4 सेकंड नहीं हो गया? और t1 कितना हो गया, 2 सेकंड। बात आई समझ में? t2 हमेशा बाद वाला टाइम होता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे पहले वाला टाइम 2 सेकंड, बाद वाला टाइम 4 सेकंड ही तो दिया है। तो यहाँ क्या रखेंगे, 4 माइनस 2। कुछ डाउट है कि ये रखेंगे? अनीता, डाउट है? यस दो टाइम दिए हैं, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए हमको रेंज पता होनी चाहिए ना, कब से कब तक का एवरेज। यस। कहीं से कहीं जा रहे हैं तो बताना तो पड़ेगा कितने से कितने टाइम का एवरेज चाहिए हमको। यस। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेकंड से 4 सेकंड तक का एवरेज चाहिए था। 4 सेकंड आखिरी टाइम हुआ, आखिरी यस। मतलब t2 हो गया ना वो। और पहले का यस। टाइम क्या हुआ, t1 मतलब 2 सेकंड। ठीक है, इनिशियल टाइम 2 सेकंड हो गया। कुछ आई समझ में बात, ये कैसे t2 4 और t1 ये। और ये x2 क्या है, x2 क्या आएगा, t2 पे जो वैल्यू है x की वो आएगी। कितनी वैल्यू आएगी, वही a प्लस बी टी स्क्वायर जो फॉर्मूला दिया था उससे निकालना पड़ेगा तुमको। a की वैल्यू कितनी है, दी है ना 8.5, b की वैल्यू कितनी यस है सर। 2.5, और t की वैल्यू अगर हमें x2 निकालना है, यानी कि बाद वाला पोजीशन निकालना है, तो t2 रखना पड़ेगा, यानी कि 4 सेकेंड। तो 4 का स्क्वायर रखना पड़ेगा। कुछ आई बात समझ में, 4 स्क्वायर रखना पड़ेगा। डाउट है इस बात पे? नो नो। सर। पक्का है ना, 4 स्क्वायर रखेंगे बाद वाला टाइम। उसी तरह x1 निकालने के लिए रखेंगे a प्लस बी टी स्क्वायर, उसमें a रखेंगे वही 8.5, b रखेंगे 2.5, और t पहले वाला, क्योंकि x1 निकालना है पहले की पोजीशन, टाइम भी पहले का यानी कि 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो सॉरी स्क्वायर हो जाएगा 2 का, तो ये 8.5 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 का मल्टीप्लाई 2.5 से मतलब 10, तो ये हो गया 18.5, सॉरी 85, नहीं नहीं ऐड हुआ है ना, सॉरी 18.5 मीटर, क्योंकि पोजीशन निकल रही है ना।
तो फर्स्ट पहली पोजीशन क्या आई? यस सर 18.5 मीटर। तो x1 की जगह क्या रखेंगे? 18.5। सही है। सर x2 क्या आएगा? कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर सर 16, 48.5 48.5। 8.5 पक्का? यस क्योंकि सर 2.5 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 10 का 4 से फिर से करेंगे तो 40 आएगा, और 40 का 4 8.5 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर। अनीता, कहीं कुछ डाउट? नो सर। सही है ना? कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं, ये आ जाएगा। अब बस इसको सॉल्व ही तो करना है। 48.5 माइनस 18.5 कितना हुआ? 30। 4 माइनस 2 कितना हुआ? 2। 2 ठीक है, तो ये कितना आएगा आया? 15 15 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऊपर हमने मीटर में रखा, नीचे सेकेंड में। कितना आंसर आया? 15 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी, वी बार निकाला है हमने, ध्यान रखना बार क्यों लगाते हैं? एवरेज के लिए। यस सर क्लियर हो गया? यस। हम्म, ठीक है। तो बस यही है, कैसे एवरेज, कैसे नॉर्मल वाली वेलोसिटी निकली एक एक टाइम पे, है ना, और कैसे एवरेज वाली निकली, कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे ग्राफ का कोई बहुत बड़ा यूज नहीं हुआ। शुरू में ग्राफ हमने सिर्फ तुम लोगों के ये बात समझने के लिए बताया कि ऐसे भी पोजीशन दिया जा सकता है, फंक्शन के तौर पर रिप्रेजेंट होने का मतलब क्या होता है ये समझाने के लिए दिखाया था। क्लियर है? बस यहाँ पे नोट दैट फॉर यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी इज द सेम एज एवरेज वेलोसिटी एट ऑल इंस्टेंट्स, है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग अलग आई थी, देखा होगा। कभी 10 मीटर पर सेकंड आई थी, कभी 0 भी आ गई थी, यानी कि रुका भी हुआ था। ठीक है, लेकिन एवरेज में एक अलग ही आती है। बात आई समझ में? एवरेज में 15 मीटर पर सेकंड पूरा पूरा आ रहा है। क्लियर? और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम से पर्टिकुलर टाइम तक। अगर हम ये टाइम बदल दें, यानी कि 2 सेकंड से 4 सेकंड ना देख के 0 सेकंड से 4 सेकंड देखने लगे, तब भी एवरेज वेलोसिटी अलग आएगी। 2 सेकंड से 3 सेकंड तक देखने लगे तो भी एवरेज वेलोसिटी अलग आएगी। बात आ रही है समझ में? जैसे जैसे हम केस बदलेंगे वैसे वैसे एवरेज वेलोसिटी बदलेगी। यस सर ठीक है, क्योंकि चेंज हो रही है ना, वही बात है। क्लियर हो गया सबको? यस। ठीक, अब हम लोग आगे चले थोड़ा। और यहाँ पे जो बात बोली जा रही है कि इंस्टेंटेनियस अलग एवरेज अलग, सिंपल सी चीज है। कोई भी कहीं जाता है, अच्छा, साइकिल तो सब लोग चलाए होंगे, अगर और बाइक कोई कोई मान लो अनीता तुमने ना चलाई हो तो, बाइक मतलब या स्कूटी वगैरह चलाती हो या चलाई है अनीता? नहीं चलाई हूँ सर। नहीं, साइकिल चलाई है? जी। साइकिल तो चलाई होगी। तो कहीं से कहीं जाना होता है, मान लो घर से स्कूल जाना है, तो क्या पूरे रास्ते या बिल्कुल घर से जब चलते हैं वहां जब रुकते हैं तो सेम स्पीड पे होते हैं? हो सकते हैं क्या? नहीं नहीं। होते हैं। लेकिन फिर भी एवरेज स्पीड कैसे निकाली जा सकती है? क्योंकि टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम देख सकते हैं ना फिर हम। मान लो 5 किलोमीटर दूर स्कूल था और टोटल टाइम लगा आधा घंटा पहुंचने में। हम्म, तो आधा घंटा लगा 1/2 सेकंड, मतलब आवर हो गया। ठीक है, 1/2 आवर। अब 2 ऊपर जाएगा तो 10 किलोमीटर पर आवर हो गई स्पीड। ये लेकिन कौन सी वाली स्पीड हुई? ये रास्ते भर तो तुम 10 किलोमीटर पर आवर से नहीं गई होगी ना, कहीं उससे ज्यादा भी होगी, कहीं उससे कम भी होगी। कहीं यस। कुछ कहीं कुछ रास्ते में आ गया होगा तो स्लो करना पड़ा होगा, कहीं फ्री रोड होगी तो उससे तेज भी चल रही होगी। जब घर से चली थी तब तो 0 पे थी, वहां रुकी तब भी 0 हो गई होगी। रुकने से पहले स्पीड स्लो हुई होगी तो 0 के पहले 1 2 भी रही होगी। यानी कि सब तरह की स्पीड्स इसमें आती हैं, लेकिन एक एवरेज निकाला जाता है। क्लियर है ना सबको? यस। ये बात है। और इंस्टेंटेनियस पूछी जाती कि पर्टिकुलर, मान लो 10 मिनट बाद तुम्हारी स्पीड एग्जैक्टली कितनी थी जब तुम घर से निकली उसके 10 मिनट बाद, तो वो तो तुम जहां थी वहां के हिसाब से देखा जा सकता है। मान लो तुम्हारे पीछे तुम्हारी एक और मतलब फ्रेंड बैठी हुई है और उसने देख लिया टाइम कि हाँ इतने पे अभी इतनी स्पीड पे चल रही है। मान लो तुम्हारी साइकिल में स्पीडोमीटर लगा हुआ है जो बाइक और स्कूटी में लगा होता है। ठीक है, आते भी हैं अलग से लगाने वाले, तो दिख जाएगी वो उस टाइम पे स्पीड कितनी थी। जैसे इन्होंने t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पूछा था, 10 सेकंड पे पूछा था, तो वो तो इंस्टेंट वाली हुई ना कि उस टाइम पे एग्जैक्टली उस टाइम पे कितनी थी। क्लियर हो गया क्या यस। बात हो रही है? तो बस यही है, ये बेसिक समझना जरूरी है सबको। क्लियर है ना अच्छे से? अब देखो आगे। हम्म, अभी इसमें बहुत कुछ और है समझने के लिए, करने के लिए, देखने के लिए। अब हम एक क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे, मतलब खुद से ही तुम लोगों को पूछेंगे
कि ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और मोशन कुछ ऐसे हो रहा है मान लो। अब बताओ क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। पहली बात तो कितने स्टेप में मोशन हो रहा है, 1 2 3 4। तो अब बताओ 1 में क्या हो रहा है। ये 1 जो हमने लाइन बनाई उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है। पैरेलल हो रहा है वन में, पहले हाँ, सीधा गया। लाइन तो पैरेलल है, लेकिन तुम बात समझ रही हो, हमने उस वाले लेक्चर में क्या समझाया था जो रिकॉर्डेड तुमने देखा होगा, कि हम यहाँ पे लाइनें देख सकते हैं पैरेलल है या क्या है, लेकिन उससे हमको प्रैक्टिकल सिनेरियो बताना है। ठीक है, जैसे मान लो ये है तुम्हारे साइकिल चलाने का पैटर्न, ये तुम्हारे साइकिल चलाने के लिए मोशन बनाया गया है, मोशन के लिए ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, तो 1 जब होगा तब तुम किस तरह से साइकिल पे चल रही हो या नहीं चल रही हो। ठीक है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली जब 1 पे है, तो 1 मतलब जिस तरह से बना हुआ है उससे देख के क्या क्या देखा जा सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत कुछ देखा जा सकता है एक छोटा सा ग्राफ देख के, लाइनें देख के। समझ में आई बात, जो हमने यस। कल कल वाले वो परसों वाले लेक्चर में भी बताया था, जो तुमने रिकॉर्डेड देखा होगा। ठीक है, प्रैक्टिकली काफी कुछ दिख जाता है कि आखिर हो क्या रहा होगा। पैरेलल होने का मतलब क्या, पहले ये बताओ, उससे फायदा या नुकसान क्या, क्या पता चल गया तुमको वेलोसिटी के बारे में या एक्सेलरेशन के बारे में या जो भी है। तो 1 में ये पता चला कि वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। यस। इस इसलिए क्योंकि वेलोसिटी ही वाई एक्सिस पे है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है कि हर पॉइंट पे वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट सेम आने वाला है। सही है। यानी कि वेलोसिटी फिक्स आएगी हर बार, है ना, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। जबकि 2 में देखो तो वेलोसिटी अलग अलग आएगी, अलग यस। अलग टाइम पे। तो 1 में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो तुम ये कह सकती हो ना कि अगर तुम साइकिल चला रही हो तो उस टाइम पे रोड खाली है और साइकिल एक पर्टिकुलर स्पीड पे आ चुकी है, और तुम उसी स्पीड से चली जा रही हो। ना तुम ज्यादा पैडल मार रही हो बहुत स्पीड बढ़ाने के लिए स्पीड, और ना तुम ब्रेक मार रही हो। कुछ समझ यस। में आई बात, जी। है ना। ऐसा कुछ है, तो तुमको उस तरह से सोचना है, उस सेंस में सोचना है। चाहे तुम अपनी साइकिल बीच में ले आओ, चाहे एक बॉल को बीच में ले आओ, चाहे कार ले लो, जो तुम्हारा मन करे। ठीक है, इमेजिनेशन में तुम लोगों को प्लेन लेना है, तुम लोग प्लेन ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, कहीं कुछ रोकने नहीं आ रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि सबसे फास्ट चलता है मन। जो मन करे फटाफट से हो जाता है, ज्यादा सोचना नहीं होता है। क्लियर है, तो प्लेन भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग की बात मतलब मर्जी है। तुम लोग बस हम लोग को हमको एक्सप्लेन कर दो कि 1 में वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब कि सेम स्पीड से चल रहे होंगे, है ना। ये पता चल गया, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रहा होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, है ना। और 2 में क्या, 2 के बारे में क्या बोल सकते हैं, बताओ। टू के बारे में वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव, क्योंकि वाई एक्सिस ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव ही तो चलता है, नीचे आएगा तो नेगेटिव होगा ना। तो अगर नेगेटिव नीचे तरफ आया है ना सर। नीचे की तरफ आया है, लेकिन यस। वैल्यू नेगेटिव तो तब आएगी ना जब एक्स एक्सिस को क्रॉस करके नीचे आएगा। समझो, यस। क्योंकि जी। वर्टिकल में वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, वो तो नेगेटिव वैल्यू तब आएगी जब वो एक्स को क्रॉस करके नीचे आ जाएगा। यहाँ पे सब वैल्यू नेगेटिव आएंगी सारी, लेकिन अभी यस। है तो ऊपर, वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी। यानी कि जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसी डायरेक्शन में अभी भी जा रहे हैं। ठीक है, यस। लेकिन डिक्रीज हो रहा है, ये बोल सकती हो, कम हो रही है ना यस। वेलोसिटी। पहले मान लो 10 मीटर पर सेकंड थी, या 10 किलोमीटर पर आवर थी, तो अब थोड़ा उससे 9 हो गई होगी, 8 हो रही होगी, 6 हो रही होगी, मतलब कुछ हो रहा होगा, कम होती चली जा रही होगी लगातार 2 में, पूरे 2 वाले टाइम पे। और इतनी देर में ठीक ठाक कम हो गई, मतलब यहाँ पे 2 पे इतनी थी और 3 पे इतनी आ गई, मतलब जब 3 शुरू हुआ तब तक इतनी वेलोसिटी कम हो गई। बात आई ना समझ में। यस। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ये अलग बात है, और वेलोसिटी नेगेटिव है ये अलग बात है। आई बात समझ में। हाँ, ये जरूर बोल सकती हो चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है। किसी चीज की वैल्यू नेगेटिव होना अलग बात होती है, चेंज नेगेटिव होना अलग बात होती है। जैसे पहले तुम्हारे मार्क्स आए एक टेस्ट में
90, अगले टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स आए 85, तो क्या लगता है मार्क्स नेगेटिव है? मार्क्स तो नेगेटिव नहीं है ना, यस। मार्क्स तो पॉजिटिव है, 90 पॉजिटिव 85 भी, लेकिन चेंज इन मार्क्स नेगेटिव है। चेंज नेगेटिव है क्यों? क्योंकि फाइनल मार्क्स कम है, तो जब तुम M2 रखोगी तो वो 85 होगा, इनिशियल मार्क्स ज्यादा हैं, सब्ट्रैक्ट करोगी तो माइनस का 5 आएगा, चेंज नेगेटिव है। समझ में आई बात? यस। ये अलग बात होती है। चेंज के नेगेटिव होने का मतलब कि डिक्रीज हो रही है कोई चीज, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। सही, यस। ऐसा कुछ है। बस वही है, ये बताया रहता है, मतलब कि स्लो हो रही होगी साइकिल या प्लेन जो भी तुमने लिया है। ठीक है, 3 क्या है? 3 में क्या हो रहा होगा? यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। 3 में वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, लेकिन वो 1 वाले से थोड़ी कम है ना, क्योंकि यहाँ यस। पे इतनी आएगी, 1 से थोड़ी कम है पर कांस्टेंट है। ठीक है, कुछ देर तक, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, चलो। और 4 में? 4 में वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा क्योंकि दूर जा रहा है। नहीं, वेलोसिटी तो पॉजिटिव है ही, क्योंकि एक्स एक्सिस से ऊपर है, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज होगी, चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा, ये कह सकती हो। ठीक है, वेलोसिटी का जी। चेंज पॉजिटिव आएगा, यानी कि इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक, मतलब कि 10 थी तो 10 से बढ़ के 11 12 13 जो भी हो रही है। क्लियर? जी। और वो भी कांस्टेंट तरीके से बढ़ रही है, यानी कि पहले सेकंड में अगर वेलोसिटी 10 से 12 हो गई, तो दूसरे सेकंड में भी, अगले एक सेकंड में भी 12 से 14 ही होगी। इस तरह से बढ़ रही है, चेंज भी मतलब फिक्स फिक्स इंटरवल में फिक्स आ रहा है। ठीक है, यानी कि 1 से 2 सेकंड तक जितना चेंज, 2 से 3 सेकंड तक भी देखो उतना ही चेंज आया। और ये पता कैसे चला कांस्टेंट चेंज आएगा? क्योंकि वेलोसिटी टाइम में स्ट्रेट लाइन बनने का मतलब होता है स्लोप कांस्टेंट, मतलब स्ट्रेट लाइन का मतलब ही होता है स्लोप कांस्टेंट होना, और स्लोप कांस्टेंट, स्लोप यहाँ पे बताता क्या है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है, पता है ना? यस। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? कांस्टेंट, है ना? यानी कि तुम सेम रेट से वेलोसिटी को बढ़ा रही हो, हर सेकंड तुम 2-2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज कर दे रही हो। ठीक है, ऐसा कुछ। क्लियर हो गया? जी। तो अगर ये समझ में आ रहा है तो फिर अब हम लोग आगे देख सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा और ये देख लेते हैं, जैसे कि ऐसे आ गया, फिर ऐसे चला गया, तब इसमें हम कह सकते हैं कि इस टाइम के बाद क्या है, अगर इसमें वेलोसिटी है तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है ना? यस। नेगेटिव हो गई कुछ टाइम बाद। मान लो इसमें पोजीशन होती तो पोजीशन नेगेटिव हो गई है कुछ टाइम बाद। क्लियर? ऐसा कुछ है, जी। लेकिन इसमें वेलोसिटी पहले से नेगेटिव है, इसमें वेलोसिटी शुरू से, यहाँ पे भी वेलोसिटी नेगेटिव है। पता है जी। कैसे? क्योंकि क्योंकि स्लोप स्लोप नेगेटिव है। दिख रहा है कैसे? ये देखो, एंगल 90 से ज्यादा है, और 90 से ज्यादा के लिए tan 90 मतलब tan थीटा नेगेटिव आता है, मतलब स्लोप नेगेटिव आता है m। ठीक है, तो वेलोसिटी भी क्या आएगी? माइनस में, यानी कि यहाँ वो डिक्रीज वाला चक्कर नहीं कि वेलोसिटी कम हो रही है। ठीक है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव ही है शुरू से, बॉडी पास आ रही है। क्लियर? ऐसा कुछ है, तो बड़ा अलग ही तरह से देखा जाता है इसको, ध्यान रखना। ग्राफ एक दिन में 2 दिन में देखना किसी को भी नहीं आएगा जल्दी से, धीरे धीरे ही, जब बहुत सारे तरह की चीजों में ग्राफ आएगा या इसी में बहुत बार आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब क्लियर होता चला जाएगा। जो जो गलतियां होंगी एक एक दो दो करके सारी क्लियर होती चली जाएंगी। बस इतना है, क्वेश्चंस करना जरूर है और पूछना जरूर है। ठीक है, क्योंकि अगर यही दोनों नहीं किया गया तो फिर गलतियां सुधरेंगी नहीं, आएंगी और रह जाएंगी। ठीक है, तो फिर आएगा ही नहीं ग्राफ सही से, और अगर सुधर गया ना तो मजाक हो जाएगा तुम लोगों के लिए कि ग्राफ देखना समझ पाना। क्लियर है? अब देखें एक्सेलरेशन के लिए, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, एक्सेलरेशन पहली बात तो क्या होता है वो सब बातें हो चुकी हैं, है ना? एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। ये होता है एवरेज वाला एक्सेलरेशन। ठीक है, जिसमें हम पूरा का पूरा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 करते हैं एवरेज वाले में। ठीक है,
इसमें भी सेम सिनेरियो है वेलोसिटी के जैसा कि अगर हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए तो टाइम लिमिट को जीरो करना पड़ेगा हमको, लगभग जीरो, टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, तो तब आंसर क्या आएगा? जैसे वहां dx बाई dt आ गया था, यहां पे dv बाई dt आ जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए आंसर। यहां तक किसी कुछ डाउट है? नो सर। सेम है ना, उसी के जैसा है, वैसे ही कॉपी मार दो, समझ लो, बहुत सिंपल सी चीज है। लेकिन एक्सेलरेशन ठीक से समझना चाहिए तुम लोगों को कि क्या होता है। अगर हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, इससे क्या समझ में आता है तुम लोगों को? अगर एक्सेलरेशन किसी बॉडी का पॉजिटिव है तो सर वो बढ़ रहा समय के साथ। एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है? नहीं, यस सर। पॉजिटिव होने से चेंज कहां से पता चल जाएगा? हमने कहा सिर्फ पॉजिटिव है, हमने ये नहीं कहा इंक्रीज हो रहा है। पोजीशन पता चलता है। पोजीशन कैसे पता चलेगी? सर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक्सप्रेशन तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसके समय। हाँ वेलोसिटी इंक्रीज होगी ये कहा जा सकता है। क्योंकि एक्सेलरेशन होता क्या है, वेलोसिटी को चेंज करने वाली क्वांटिटी टाइम के साथ, उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं और कुछ है नहीं। ठीक है, यस। तो अगर वेलोसिटी टाइम के साथ पॉजिटिव मैनर में चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है? बढ़ रही होगी, है ना? यस सर। पॉजिटिव चेंज का मतलब क्या होता है? अच्छा, हम कहें कि तुम लोगों के मार्क्स में पॉजिटिव चेंज आया है, इससे क्या समझ में आएगा? मार्क्स क्या हुए होंगे? हम्म? इंक्रीज। सबको यही लगता है ना? अगर जी। हम कहें कि तुम्हारे यस मार्क्स में सर। पॉजिटिव चेंज आएगा तो क्या हुआ? इंक्रीज हुए होंगे, पक्की बात। नेगेटिव यस। चेंज आया कहेंगे तो क्या? तो डिक्रीज, डिक्रीज। घट गए होंगे, अगली बार थोड़े कम मार्क्स आए होंगे, है ना? तभी तो ये कहेंगे। तो ऐसे ही एक्सेलरेशन में के पॉजिटिव होने का मतलब है कि वेलोसिटी का चेंज पॉजिटिव होना, इससे ये समझा जा सकता है। समझ में आई बात? एक्सेलरेशन का चेंज नहीं पता चलने वाला इससे। एक्सेलरेशन की वैल्यू के पॉजिटिव होने का मतलब खाली इतना है कि चेंज इन वेलोसिटी का पॉजिटिव होना। ठीक है, क्योंकि टाइम तो पॉजिटिव में ही चेंज होने वाला है, तो खाली यही तो बचा जो इसको नेगेटिव या पॉजिटिव बना सकता है। सोचो, अगर लिखा है हमने यस सर। x इज इक्वल टू ए अपॉन बी, तो या तो a x को नेगेटिव पॉजिटिव बना सकता है या b बना सकता है, या दोनों मिलके बना सकते हैं, यही तो हो सकता है ना? लेकिन अगर हम कह दें यस कि सर। b हमेशा ही पॉजिटिव चीज होती है, टाइम हमेशा ही पॉजिटिव में चेंज होता है, बढ़ता ही है, टाइम घटते देखा है क्या? 5 से 4 बजता है कभी? नो सर। तो सीधी बात है, टाइम का चेंज तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। तो अब क्या बचा? x किस पे डिपेंड हो गया? a पे ना, खाली सिर्फ इस पे। समझ में आई बात? यस। कि एक ही क्वांटिटी पे। ऐसा ही यहाँ पे एक्सेलरेशन डेल्टा वी पे डिपेंड हो गया ना, एक तरह से। उस तरह से मत समझना कि डिपेंड हो जाता है, मतलब उसकी वैल्यू के बेस पे बात हो रही है। ठीक है, तो ए पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन के पॉजिटिव, यानी कि +2 मान लो वैल्यू एक्सेलरेशन की, इसका मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी बढ़ रही है, पक्की बात। आई बात समझ में? भले अभी वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव है, पर वेलोसिटी बढ़ रही है। क्लियर हुआ? एक टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू खुद भले नेगेटिव है, ऐसा कुछ कि ये वेलोसिटी है, मान लो अभी इस वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव है टाइम जीरो पे, लेकिन अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा है ना, तो इसका मतलब है वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव को शो कर रहा है ये ग्राफ। समझ में आई बात? क्योंकि इसका वो देखो स्लोप, स्लोप पॉजिटिव नहीं है, लेफ्ट टू राइट स्लोप ऊपर जा रहा है ना। यस सर। हमने उस ग्राफ वाले में बताया था अनीता कि अगर लेफ्ट से राइट बढ़ने में हम एक चढ़ाई पे ऊपर चढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव स्लोप है, और अगर लेफ्ट से राइट बढ़ने में नीचे आ रहे हैं तो मतलब नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे लेफ्ट से राइट बढ़ने में ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव स्लोप है, स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? कि वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, भले पहले नेगेटिव थी, नेगेटिव थी ये अलग बात है, ठीक है, लेकिन बढ़ रही है। क्लियर? जी सर। ऐसा कुछ है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने से हम ये देख सकते हैं, है ना? एक्सेलरेशन जीरो कह दें तो उससे क्या पता चल जाता है? अगर हम कह दें किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है ही नहीं, तो सर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रही है, कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है। हम्म
बॉडी वेलोसिटी प्लस की वेलोसिटी ही कांस्टेंट है। यस सर क्योंकि चेंज जीरो होने का मतलब क्या होता है? अगर हम कहें कि तुम्हारे मार्क्स में कोई चेंज नहीं आया, चेंज जीरो है, तो इसका क्या मतलब है? सर स्टेबल है, मतलब वही मार्क्स है, सेम मार्क्स है ना। नो चेंज। 90 आए थे तो अब भी यस 90 है, सर 80 थे तो अब भी 80 है, मतलब चेंज नहीं आया, तो कांस्टेंट हो गया ना ये तो फिर। ठीक है, तो वैसे ही एक्सेलरेशन जीरो का मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो, चेंज इन वेलोसिटी जीरो का मतलब v1 इज इक्वल टू v2, यानी कि पहले जो वेलोसिटी है बाद में भी वही है, मतलब कि कांस्टेंट है। क्लियर है अनीता? यस। पक्का ना? नेगेटिव होने का क्या मतलब? एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का क्या मतलब? कम हुई है या डिक्रीज हुई है? वेलोसिटी डिक्रीज हुई है ना। वेलोसिटी डिक्रीज हुई है। पहले पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, वेलोसिटी की वैल्यू नहीं पता चलने वाली, लेकिन इतना पता चल रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, हो जी। सकता है 5 से 0 पे आ गई हो, या फिर 0 से -7 पे चली गई हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन डिक्रीज हो रही है, इतना तो है। क्लियर? जी। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो बस यही है। क्लियर हो गया सबको क्या बात हो रही है? तो यस सर। एक्सेलरेशन का बेसिक समझ में आता है सबको, है ना? तो अगर हम कहें कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ए है यहाँ और यहाँ टी है, इसमें अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है, तो इसका क्या मतलब? ऐसे बनी लाइन, इससे क्या पता सर चलेगा? कांस्टेंट वैल्यू, वो किसका? कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी। यस सर। कोई और कुछ कहना चाहेगा? अनीता, और सर यही? यस सर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, जीरो है वेलोसिटी, मतलब। सर वेल एक्सप्रेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो है तुम कह रहे हो। अनीता तुम क्या कह रहे हो? कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है, पक्का? जी। जी। मतलब तुमको भरोसा है कि प्रियांशु सही कह रहा जी। है? बेवकूफ है वो, गलत कह रहा है। कैसे सर, यहाँ पे जब सुनो पहले, वाई जी, एक्सिस पे वेलोसिटी कहाँ है? वाई एक्सिस पे क्या रखा हुआ है? एक्सेलरेशन में। तो एक्सेलरेशन को ही ना वेलोसिटी कहते हैं। नहीं, यही तो बात समझाने की इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं। एक्सेलरेशन अलग चीज है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के चेंज को बोलते हैं टाइम के साथ। ठीक है, चेंज को, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन नहीं बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन के होने का मतलब ही है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, जबकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है फिर भी वेलोसिटी चेंज होती है। एक्सेलरेशन बढ़ रहा है फिर भी वेलोसिटी चेंज होती है, घट रहा है फिर भी वेलोसिटी चेंज होती है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है फिर भी, नेगेटिव है फिर भी। एक्सेलरेशन होना ही वेलोसिटी के चेंज को बताता है, बस एक्सेलरेशन का होना। आई बात समझ में? जैसे जी। कि तुम लोगों के लिए अगर हम एक एग्जांपल दें, बचपन से तुम लोगों के पापा का घर में होना ही तुम लोगों के पढ़ाई के प्रति बिहेवियर को चेंज होने को बताता है, सीधा सीधा, कि जैसे पापा हैं तो तुरंत पढ़ने लगना है सबको। ठीक है, या जिससे भी डर लगता है, पापा हो, चाचा हो, भाई हो, जो भी हो, ठीक है, वो है घर में तो ज्यादा पढ़ने लगना है उनके सामने, तो ये बिहेवियर में चेंज आ जाता है ना। ठीक है, ऐसा ही कुछ आया सबको समझ में? तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ये दिख रहा है। अच्छा, अगर अगर हम वाई एक्स कर देते इसको, तो तब क्या बताते? वाई कांस्टेंट है ये बता सकते थे ना, हर एक्स की वैल्यू पे सेम वाई यस की सर। वैल्यू मिल रही है। और वाई कांस्टेंट अगर ये लिख दे तो टाइम के साथ क्या कांस्टेंट है? फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यस सर। ना। कांस्टेंट है इसका क्या मतलब है? कि वेलोसिटी को चेंज तो कर ही रहा है। ठीक है, यस सर। दूसरी बात, तो कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे हो सकती है? गलत नहीं हो गया फिर? एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी को चेंज करेगा ही करेगा। बात आई समझ में? बढ़ा रहा होगा, घटा रहा होगा, पता नहीं, वो अभी देखेंगे। ठीक है, क्लियर है अनीता? जी सर। अब यहां देखो, ये वाई एक्सिस में ऊपर की साइड है, तो मतलब कैसी वैल्यू होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? बताओ, पॉजिटिव सर नहीं होगी? इसमें पॉजिटिव। क्योंकि वाई एक्सिस ओरिजिन के ऊपर कैसी वैल्यू होती है सारी? पॉजिटिव, पॉजिटिव। है ना, नीचे सारी नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये यहाँ ओरिजिन है ना यहाँ पे, तो इसके ऊपर क्या है, वाई एक्सिस, सारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। क्लियर है? तो मतलब यस। एक एक ही वैल्यू, एक तो फिक्स है, कांस्टेंट है, ये भी दिख रहा है,
हर टाइम पे, इस टाइम पे भी उतनी है, इस टाइम पे भी उतनी है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि पॉजिटिव है वैल्यू एक्सेलरेशन की। और याद है अभी अभी देखा था पॉजिटिव वैल्यू से क्या पता चलता है कि चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है ना। और चेंज इन वेलोसिटी के पॉजिटिव होने का मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। आई बात समझ में? स्पीड अप हो रही है, कोई चीज तेज हो रही है, ठीक है। क्लियर हुआ कुछ? सेम चीज हम नीचे सर बना दे तो, यहां ना बनाए, यहां बना दे, तब बताओ क्या होगा? सर कांस्टेंट है डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव में। डिक्रीजिंग मतलब ए डिक्रीजिंग है एक्सेलरेशन? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ नेगेटिव है, नेगेटिव है, कांस्टेंट है लेकिन कांस्टेंट है। नेगेटिव है ना। आई बात समझ में सबको? अनीता, जी सर। कांस्टेंट है क्योंकि एक फिक्स वैल्यू है ना, इस टाइम पे जी। भी यही वैल्यू है, इस टाइम पे भी यही वैल्यू है, इसलिए कांस्टेंट है। लेकिन वो वैल्यू है कैसी? क्योंकि वो जीरो से नीचे है ओरिजिन से, तो कैसी है? नेगेटिव में होगी ना वैल्यू, यहाँ पे जो भी होगी। तो इतना पक्का है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और नेगेटिव होने से क्या पता चलता है? चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी का चेंज नेगेटिव होने का मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, घट यस। रही है वेलोसिटी। क्लियर हो गया ना थोड़ा थोड़ा? जी। आराम से घर में बैठ के इसकी प्रैक्टिस करोगे तुम लोग, तब जाके फुल क्लैरिटी आएगी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं, ठीक है। एक्सेलरेशन को कभी भी वेलोसिटी मत समझ लेना, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी को बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। वेलोसिटी को चेंज को एक्सेलरेशन बोलते हैं, ना कि वेलोसिटी को, ठीक है। अगर यस। उसी उसी को बोल देंगे तो दो दो नाम क्यों रखेंगे? ये लोगों की तरह थोड़ी ना है कि घर में नाम मिंटू है और बाहर नाम चिंटू है। ये कोई बात है क्या? एक ही नाम है, ठीक है, वो दोनों तो अलग अलग है। हाँ बोलो। तो बिलास्टिक मतलब स्लोप को ही तो बिलास्टिक उसमें था, मतलब बोले थे आप। लेकिन वो तो एक्स टी का था, हमने उसमें ये भी बार बार बोला था कि इससे कंफ्यूज मत होना। एक्स टी का जब ग्राफ होगा, ठीक है, जी। उसके उसमें जो भी ग्राफ है उसका जो भी स्लोप है, तो स्लोप क्या बताएगा? वेलोसिटी बिलास्टिक। बताएगा। लेकिन अगर यही चीज हम बदल देते हैं, ये ग्राफ अगर वीटी में है, तब स्लोप क्या बताएगा? एक्सेलरेशन। एक्सप्लोरेशन। तब हमको वेलोसिटी के बारे में स्लोप से तो पता नहीं चलेगा। किससे पता चलेगा? ऐसे पता चल जाएगा क्योंकि वेलोसिटी वाई एक्सिस पे है, तो पता चल सकता है कि अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी क्या है। लेकिन स्लोप से एक्सेलरेशन पता चलेगा, ठीक है। यस। क्लियर हुआ कुछ? कि इसका जी। स्लोप एक्सेलरेशन देगा, उसका स्लोप वेलोसिटी देगा। जी। कनेक्टेड है सारा। एक्स एक्स वी से कनेक्टेड है, वी ए से कनेक्टेड है। एक्स का स्लोप और सर वेलोसिटी देगा, ठीक है, और वी का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। और क्लियर सर है? एक्सप्लोरेशन का ग्राफ क्या बताएगा? और एक्सेलरेशन का स्लोप, यस सर। चेंज इन एक्सेलरेशन, उसके लिए कोई क्वांटिटी डिफाइन फिलहाल उस तरह से नहीं है, ठीक है। उसको कुछ अलग ही नाम देते हैं जो तुम लोगों के सिलेबस वगैरह में है नहीं, ठीक है। और उस तरह से देखें कि x को हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि डी बाई डी टी करेंगे x का, तो क्या आएगा? वेलोसिटी। देखो x का डी बाई डी टी करते हैं तो क्या आता है? वेलोसिटी आती है ना। और v को डी बाई डी टी यस करते हैं तो सर। क्या आता है? v का डी बाई डी टी करते हैं तो क्या आता है? एक्सेलरेशन। तो इसका डी बाई डी टी करेंगे यानी कि डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन, ठीक है। बड़ी तगड़ी कनेक्टिविटी है इन तीनों के बीच में, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में। यस सर। आ रही बात समझ में सबको? अनीता, क्लियर हो जी। रहा है ना? जी। इसमें जितनी कंफ्यूजन हो वो सब पूछो, ठीक है, क्योंकि नहीं क्लियर हुआ तो ये चैप्टर भी नहीं क्लियर होगा, इसका अगला चैप्टर भी नहीं क्लियर होगा, और बहुत सारी आगे की चीजें नहीं क्लियर होंगी। पूरी आधी फिजिक्स ही ये समझने पे है कि एक्सेलरेशन आखिर होता क्या है। सीरियसली बता रहे हैं, तुरंत में नहीं समझ में आता है जल्दी किसी को कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। रोड पे चलते फिरते भी थोड़ा दिमाग लगाओ कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक। वेलोसिटी जब चेंज होती नजर आए ना, तब समझना एक्सेलरेट हुई है बॉडी। और वेलोसिटी जैसे जैसे भी चेंज हो सकती है, चाहे बढ़ रही हो स्पीड, घट रही हो स्पीड, या फिर वेलोसिटी चेंज डायरेक्शन वाइज हो रही हो, यानी कि कोई बॉडी इधर जा रही थी और मुड़ गई। एक साइकिल को मुड़ते देखो तब भी समझ जाओ कि उसमें एक्सेलरेशन आया होगा, क्योंकि उसने वेलोसिटी चेंज की है, उसकी डायरेक्शन बदल के। समझ में आई बात? और एक साइकिल को किसी बच्चे को तेज चलाते देखो, मतलब थोड़ा तेज करते हुए देखो, पहले से तेज चल रही है ये अलग बात है, वो जितनी स्पीड पे है उससे बढ़ाए जा रहा है, चाहे साइकिल हो चाहे बाइक हो, तो समझ जाओ एक्सेलरेट कर रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ रहा है। कोई ब्रेक लगा रहा है
तो समझ जाओ नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है, स्लो हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है। क्लियर हुआ ना कुछ, क्या बात हो रही है? ऐसे ये करके देखना होता है, ठीक है। तो बस यही है, तो एक्सेलरेशन समझना आ गया ना। अब तुम लोग फटाफट से बताना यहाँ यहाँ क्या हो रहा होगा। ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, यहाँ पे इस पे एक्सेलरेशन है। अगर यस ऐसे सर। हो रहा है तो क्या हो रहा होगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब इंक्रीज हो इंक्रीज रहा हो है रही है टाइम acceleration। के साथ। हम्म, अनीता तुम्हारा क्या स्टैंड है? एक्सेलरेशन के बारे में क्या बता सकते हैं इस लाइन को देख के, पहली वाली? पहला पॉइंट तो इंक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन ना, क्योंकि वाई एक्सिस इंक्रीज हो रही है टाइम के जी साथ। देखो वाई एक्सिस बढ़ती ऊपर चलती जा रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, जी ठीक है। दूसरी बात हमने पहले ही बताया था, स्लोप कभी भी ऐसे वर्टिकल लाइन बनेगी नहीं, सिर्फ आइडियल केस हो सकता है कि एक वर्टिकल लाइन बन जाए। ये देखो ये वर्टिकल लाइन बन रही है ना, तो जी ये एक्चुअल ऐसा कुछ नहीं यस होगा। सर। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी एग्जैक्ट 10 सेकेंड पे इतना एक्सेलरेशन भी था और एग्जैक्ट 10 सेकेंड पे ही जीरो हो जाए, पॉसिबल नहीं है। कुछ तो टाइम लगना चाहिए था, लेकिन वो आइडियल सिचुएशन में दिखा देते हैं। एक कट टू कट वेलोसिटी बदल गई। अब तुम खुद ही सोचो, तुम्हारी साइकिल है 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है मान लो, ठीक है, 9 किलोमीटर पर आवर पे भी लाना है ब्रेक लगा के, तो तुम्हें नहीं लगता है कि टाइम लगेगा? बिल्कुल ऐसे सर यस। चुटकी बजाते थोड़ी ना हो जाएगा। 1 सेकेंड लगेगा, मान लेते हैं 2 सेकेंड लगेगा। जितनी अच्छी साइकिल या बाइक की ब्रेक है उतना टाइम लगेगा, कम या ज्यादा, लेकिन लगेगा तो ना। चाहे पॉइंट जी पॉइंट 1 सेकेंड भी लगेगा, पर लगेगा तो टाइम, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे भी वेलोसिटी के चेंज का जैसा है, वैसे एक्सेलरेशन के चेंज का भी है कि हाँ, एक्सेलरेशन का भी चेंज एक झटके में नहीं आ जाएगा, उसका चेंज भी टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे। अच्छा सोचो, अगर टाइम रोक दिया जाए तो तुम लोग किसी चीज को हिलते डुलते देख सकते हो? टाइम बढ़ता है तब तो हम किसी चीज को हिलते डुलते, आगे पीछे जाते, इधर उधर मूव होते देखते हैं ना। बढ़ेगा ही नहीं तो फिर देखेंगे कैसे? टाइम में ही तो सब कुछ दिखता है। तो इसीलिए ये वाला जो सिनेरियो है ये आइडियल में चलता है, मतलब कि इसको कंसीडर नहीं करते हैं, बोल देते हैं लोग कि हाँ ठीक है, अचानक से उस पे एक्सेलरेशन गिर गया तो इसको कंसीडर ही नहीं किया जाता है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे तीन चीजें ही खाली हो रही हैं, वन वाला, थ्री वाला, मतलब ये, और ये, सॉरी थ्री कह रहे हैं, टू वाला और ये थ्री वाला, बस। इन लाइंस को कोई मतलब तवज्जो नहीं देनी है, बस ये लोग यही बता रहे हैं कि एक झटके में चेंज हो गई मतलब वैल्यू। यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है। अब बताओ ए वन में इंक्रीज हो रहा था एक्सेलरेशन, ठीक है, टू में क्या हो रहा सर जी कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन जीरो हो गया। अनीता तुम क्या कह रहे हो? डिक्रीज हो रहा है। टू में डिक्रीज जी कहाँ हो रहा है? एक्सेलरेशन कहाँ डिक्रीज हो रहा है? देखो जीरो है, यस लगातार जीरो है। टू में एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। और थ्री में सर नेगेटिव है सर। नेगेटिव है और कांस्टेंट है। एक तो कांस्टेंट है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन बनी, यानी कि 18 सेकंड पे भी उतनी वैल्यू है, 19 सेकंड पे भी उतनी वैल्यू है ना, तो कांस्टेंट तो है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनी ना, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वाई एक्सिस कांस्टेंट है। लेकिन क्योंकि वैल्यू वो नीचे की तरफ है तो कैसी हो जाएगी? नेगेटिव, है ना, कांस्टेंट एंड नेगेटिव। थर्ड में बात आई समझ में अनीता? यस यस कांस्टेंट भी है, नेगेटिव भी है। और पहले वाले में क्या था? शुरू में जीरो था, जीरो से बढ़ रहा था, ठीक है, इंक्रीजिंग तो है, लेकिन वो जीरो से बढ़ के किसी वैल्यू पे पहुंचा होगा, पता नहीं जितना भी 4.8 या जो भी। क्लियर? ये ग्राफ से देख के लैंग्वेज बनाना आना चाहिए, सिचुएशन समझना आना चाहिए, सिचुएशन देख के ग्राफ बनाना आना चाहिए, दोनों बातें हैं, है ना, दोनों चीजें होनी चाहिए। कुछ बोला जाएगा, कुछ बताया जाएगा कि ये ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो उससे ग्राफ भी बनाना आना चाहिए, धीरे धीरे करके एक एक चीज बनाओ। गलत बनाओ सही बनाओ, लेकिन बनाओ। उसकी फोटो भेज दो हमको, पूछ लो कि सर ये कैसा बना है, क्या है, सही है कि नहीं। अगर कोई चीज ऐसे हो रही है तो हम ऐसा बना सकते हैं क्या, चलेगा, हम बता देंगे उस टाइम पे या कभी भी, ठीक है। चलो आज इतना देखते हैं, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, टाइम काफी ज्यादा हो गया है वैसे भी, शुरू में बहुत वो हो गया था ना। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग ग्राफ के बारे में थोड़ा और देखेंगे,
एक्सेलरेशन के बारे में तो समझ में आ गया ना, क्या होगा कैसे होगा। और नेक्स्ट टर्न पे यस हम सर। लोग ग्राफ देखेंगे और ज्यादा, और कन्वर्ट कर करके देखेंगे, ये सब देखेंगे कि ऐसा ग्राफ बना है तो क्या, ऐसा ग्राफ बना है तो क्या, ऐसा है तो क्या, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, कि इससे फिर ये ग्राफ कैसे बनाएंगे वगैरह वगैरह। क्लियर है, क्योंकि इसमें वही मेन सबसे ज्यादा वैसी चीज है। उसके बाद तो इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाता है, जो कि हद से ज्यादा आसान चीज है, एक ही लेक्चर में हमें लगता है खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ इंटीग्रेशन बताने में भले टाइम लगे, क्योंकि तुम लोगों को ठीक से सबको नहीं आता होगा जिन्होंने मैथ्स नहीं लिए। तो वो बताने में लगेगा टाइम, बाकी इसके आगे का पूरा ज्यादा टाइम लेगा नहीं। ये एक ही बार में खत्म हो जाएगा पूरा। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन वो पढ़ी होंगी ना, याद है सबको, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और वो सब वाली जो है, उन्हीं की प्रूविंग है सारी, तो वो इजी है। उसके बाद बात आएगी रिलेटिव वेलोसिटी और ये यानी कि 2D मोशन की। हम्म नहीं 2D नहीं, सॉरी, रिलेटिव वेलोसिटी की सिंपली, कि दो चीजों की वेलोसिटी रिलेटिव में कैसे देखते हैं। हमें लगता है एक दो लेक्चर का और है बस ये वाला चैप्टर। एक लेक्चर में हम लोग ग्राफ वगैरह कुछ ज्यादा ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वाले में अच्छे से पूरा डिटेल में जो भी बचा हुआ है, जितना भी बचा हुआ है, जो जो नहीं समझ में आया किसी को, उसके बाद नेक्स्ट वाले में काइनेट में ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करके रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ लेंगे। ठीक है, और ये वाली भी शायद नेक्स्ट में ही हो जाए। चलो ठीक है फिर।